हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सप्त धातु। तो जैसे कि आयुर्वेद में 7 धातुएं होती हैं, दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो हम सारी धातुएं पढ़ेंगे, सबका हम इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे एग्जाम व्यू से, जो जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली धातु से स्टार्ट करते हैं, रस धातु। ठीक है, तो रस धातु में सबसे पहले पढ़ते हैं हम निरुक्ति। देखिए, हमको निरुक्ति और पर्याय सारी चीजों के याद करने हैं, तो हम यहाँ पर ही याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो रस जो है, रस धातु से बना है। रस वर्ड जो है वो रस धातु से बना है, जिसका अर्थ है निरंतर चलता रहता है। तो रस क्या है? जो निरंतर बॉडी में मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, वो रस है। रस धातु जल महाभूत की अधिकता वाली होती है, रागहीन होती है, ये इसकी व्युत्पत्ति है। तो रस वर्ड कहाँ से आया? रस वर्ड आया, रस शब्द है एक, रस धातु जो है वो रस शब्द से आया। ठीक है, इसके बाद है परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? लेह पेह भोज्य भक्ष्य, इस तरह 4 प्रकार के मधुरादि 6 रस वाले, शीत उष्ण भेद 2 प्रकार के वीर्य वाले, शीत उष्ण स्निग्ध आदि भेद से 8 प्रकार के वीर्य वाले, 20 गुणों से युक्त, स्वस्थ व्रतवत प्रकार से प्रयोग में लाए हुए, जिसकी भली भांति से पाक हुआ उस आहार को तेजोमय एवं बिडावी मल रहे सूक्ष्म रस कहते हैं। अब अल्टीमेट ये सारी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, जो भी आपने खाया, उससे जो भी आपने अच्छा खाया, उससे बनने वाला जो अल्टीमेट कंटेंट है वो क्या है? रस है। ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन विच आर एब्जॉर्ब एंड हैव एनर्जेटिक्स, मतलब जिससे एब्जॉर्ब किया गया और जिसमें एनर्जी है, अल्टीमेट फाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये रहा रस। अब है रस का स्थान। ठीक है, तो रस का स्थान क्या है भाई? रस का स्थान बताया हृदय। रस का स्थान क्या है? हृदय। जो इंपॉर्टेंट है श्लोक में वो श्लोक बता दिया जाएगा, जो हिंदी में इंपॉर्टेंट है उतना हिंदी में याद रखें। ठीक है, तो हृदय क्या है? रस का स्थान होने वाला है। हृदय से ऊपर जाने वाली 10 धमनियां और नीचे जाने वाली 10 धमनियां, तिरछी जाने वाली 4 धमनियों में प्रविष्ट रहता है। तो मेन स्थान कौन सा हो गया? हृदय। और किस किस डायरेक्शन में जाने वाला है? ऊपर जाने वाली 10 धमनियां, नीचे जाने वाली 10 धमनियां और तिरछी जाने वाली 4 धमनियां। तो इस तरीके से रस संवहन करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो जैसे अभी बताया कि रस की निरुक्ति क्या है, कि जो लगातार चलता रहता है, जो लगातार गतिमान है, वो रस है। ठीक है, तो रस कैसे गतिमान है? 10 ऊपर जाने वाली धमनियां, 10 नीचे जाने वाली धमनियां और 4 तिरछी जाने वाली धमनियां, जैसे टोटल 24 धमनियों से रस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। अब आता है रस के कार्य, यानी कि कर्म क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो कर्म क्या क्या होने वाले हैं? देखो, कर्म में मेन एक श्लोक दिया गया है, जो मैं ये वाला श्लोक। ठीक है, ये अगर आप श्लोक याद रख लेते हैं तो आपको सारी धातुओं के कर्म याद हो जाएंगे। श्लोक क्या है? श्लोक है, प्रीरणम, जीवनम, लेपनम, स्नेहो धारण पूर्णे, स्नेहो धारण पूंजी, फिर है गर्भोत्पादश धातु नाम, श्रेष्ठम कर्म कृमात्मतम। अब ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। तो सबसे पहले इसका प्रीणन। प्रीणन का मतलब क्या है? रस का मुख्य कार्य क्या होने वाला है? प्रीणन करना। प्रीणन करना मतलब नरिशमेंट देना। ठीक है, उसके बाद है जीवनम। तो जीवनम किसका हो जाएगा? रक्त का हो जाएगा। फिर आगे जैसे जैसे जीवनम, लेपनम किसका हो जाएगा? मांस का हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर ये आप ये वाला श्लोक याद रखते हैं पूरा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, सारी धातुओं के कर्म आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्म कोई भी धातु का पूछा जाता है तो आप ये वाला श्लोक लिख देंगे। श्लोक क्या है वो मैं अभी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अगर और भी हम रस के कर्म समझे तो वर्धन, दैट इज ग्रोथ कराना, धारण जैसे रिटेन कराना, यापन मेंटेनेंस क्षतिपूर्ति कराना, जो भी धातु कम हो रही है तो रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, उसी तरीके से सारी धातुओं की क्षतिपूर्ति में भी रस का एक प्रमुख रोल होता है। ठीक है, उसके बाद है, इसके अतिरिक्त स्नेहन एवं जीवन कर्म करने वाला रस सौम्य होता है। अब रस का अगर कोई स्वरूप पूछेगा तो कैसा होगा? सौम्य। जैसे आर्तव होता है, आग्नेय स्वरूप का होता है, अग्नि उसमें मुख्य होती है। जैसे रस में क्या है? सौम्य मुख्यता निभाता है। ठीक है, तो ये हमारे कर्म हो गए। ठीक है, तुष्टि, प्रीणन, रक्त पुष्टि, ये आप एक्स्ट्रा याद रखना चाहें सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो याद रख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आप ये वाला श्लोक याद रखते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो होने वाला है टॉपिक, वो होने वाला है, ये सारे कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, धारण, यापन, स्नेहन, इसमें से आप जितने याद रख सकते हो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेन अगर आप एक श्लोक लिखना चाहेंगे तो श्लोक मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जो अभी मैंने बताया था। प्रीरणम, जीवनम, लेपनम, स्नेहो धारण पूर्णे, गर्भोत्पादश्च धातु नाम, श्रेष्ठम कर्म कृमात स्मृतम। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, अष्टांग हृदय का श्लोक है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे।
अब है हमारे गुण। तो गुण क्या क्या होते हैं रस धातु के? तो रस धातु रागहीन होती है, दैट इज कलरलेस। क्या होती है? कलरलेस होती है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है कलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है शब्द संतानवत, अर्ची संतानवत, जल संतानवत। इसका अर्थ क्या है? संतान का अर्थ है विस्तार, मतलब बड़ा हुआ स्वरूप होता है। इन उदाहरणों का वास्तविक अर्थ कि अन्य रस का रस धातु में परिवर्तन होने के बाद सारे शरीर में इसकी सूक्ष्मता से प्रसार होता है। तो क्या है? शब्द संतानवत, मतलब शब्द की तरह इसका प्रसार होता है, ठीक है। जितना कि शब्द, प्रकाश और जल का प्रसार होता है, शब्द, प्रकाश और जल का प्रसार होता है। तो रस का भी मैंने बताया था, रस का मतलब क्या है? चलना, गमन। तो गमन सारी डायरेक्शन में, किस तरीके से? 3 तरीके से, शब्द की तरह, अर्ची की तरह और जल की तरह। मेनली ये हमको इसके क्या है? गुण याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। ये इसके गुण अगर आप याद रख सकते हैं, डिफ्यूजन, रसाकर्षण, निस्यंदन, तो ये अल्टीमेट अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ पर गुण सारे बताए हैं। गति, चलत, सौम्यता, मृदुता। सौम्य होता है, चलत आपको पता है, मृदु होता है, द्रव्य अनुसारी, द्रव होता है, पिछले एंड रागहीन। तो रागहीन इसका मेन आपको पता है, चलत तो आपको पता है, और सौम्यता आपको पता है। इतना आप लिख देंगे, आपका हो गया काम, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण कितना है, ठीक है। अब अंजलि प्रमाण क्या होता है भाई? दोनों हाथों को मिलाने के बाद जो जगह बनती है उसको बोलते हैं अंजलि, ठीक है। तो जिस शरीर तत्व का ज्ञान अंजलि प्रमाण के द्वारा आता है, इसका उपदेश करेंगे, उसी के परम प्रमाण के रूप में जानना चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रमाण कितना बताया गया है, देखो यहाँ पर दिया है। रस का प्रमाण कितना है? 9 अंजलि। और रक्त का यहीं पर आप याद कर लें 8 अंजलि। अब 9 अंजलि किसका है? रस का है। और रक्त का कितना है? 8 अंजलि। अंजलि प्रमाण क्या होता है कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद है अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है त्वक्सार पुरुष। त्वक्सार पुरुष क्या है? जैसे 7 धातुएं अभी हमने पढ़ी, 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ऐसे क्या होगा? रससार पुरुष, रक्तसार पुरुष, मांससार पुरुष, मतलब जिसमें रस की पूर्ति अच्छे से होगी, रक्त की पूर्ति अच्छे से होगी, तो वो है रक्तसार पुरुष। जिसके मांस की पूर्ति अच्छे से होगी, वो क्या? मांससार पुरुष। तो रससार पुरुष को ही क्या नाम दिया गया? त्वक्सार पुरुष, ठीक है। त्वक्सार और रससार बात एक ही है। आचार्यों ने रससार के स्थान पर त्वक्सार का वर्णन किया है। अब त्वक्सार का मतलब क्या है, ठीक है। त्वक्सार पुरुष की त्वचा स्निग्ध, श्लक्ष्ण, मृदु, दिखने में प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार, रामयुक्त, प्रभायुक्त होती है। त्वक्सारता सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, वृद्धि, विद्या, आरोग्य एवं हर्ष एवं दीर्घायु की घोतक है। मतलब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं अगर आप त्वक्सार पुरुष हैं। त्वक्सार मतलब रससार पुरुष हैं, ठीक है। और रससार पुरुष के लक्षण अगर पूछे जाएंगे तो क्या बताए जाएंगे भाई? सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार, रोमयुक्त, प्रभायुक्त होती हैं। त्वक्सारता सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपलब्धि, विद्या, आरोग्य, ये सारे किसके हैं? त्वक्सार, दैट इज रससार पुरुष के लक्षण हैं, ठीक है। अगर याद रख सकते हैं तो ये त्वक्सारम, रससारम, ठीक है। त्वक्सारम, रससारम, ठीक है। अब है हमारा आश्रय आश्रयी भाव, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्या होता है आश्रय आश्रयी भाव? देखो, आश्रय आश्रयी भाव का मतलब होता है जैसे आप एक घर में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा आश्रय हो गया, ठीक है। और हम क्या हो गए? हम हो गए आश्रयी। तो आश्रय का अर्थ होता है जो दूसरे पर आश्रित हो। तो हम अगर घर पर आश्रित हैं तो क्या हो गया? हम आश्रयी, ठीक है। तथा आश्रय का अर्थ होता है जो किसी को आश्रय दे। अष्टांग हृदय के दोष एवं दूसरे का आश्रय आश्रयी संबंध बताया। अब दोष और दूसरे का आश्रय आश्रयी संबंध क्या है? जैसे कफ है, कफ क्या होता है? स्निग्ध, ठीक है। अब जैसे आप इसी टाइप का भोजन खाओगे तो ये आश्रय आश्रयी संबंध हो गया, तो ये कफ की वृद्धि करेगा, ठीक है। दोष आश्रय रूप में रहते हुए दूषियों, धातु एवं मलों को अपना आश्रय बनाते हैं। जैसे अस्थि वायु का आश्रय है, वायु आश्रय रूप में अस्थि को अपना आश्रय बनाकर रहती है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? वायु कहाँ रहती है? अस्थि में। तो अस्थि क्या हो गई? आश्रय। और वायु क्या हो गई? आश्रय हो गई, ठीक है। लेकिन अभी आश्रय आश्रय भाव बोलता क्या है ये समझिए। और मैं यहाँ पर एक चीज और आपको नोटिस इंपोर्टेंट टिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया है अस्थि, वायु और आश्रय, इसमें एक हमको मिसकंसेप्शन याद रखना है। देखिए, इन्होंने बताया अगर आश्रय बढ़ेगा तो आश्रय भी बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर बात बढ़ता है, अगर बात बढ़ता है तो अस्थियों को क्या हो रहा होता है? अल्टीमेट नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। अस्थियों के विरोध में कार्य हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद नहीं किया गया, ठीक है। तो आश्रय धातु मल वृद्धि होगा तो आश्रय दोष वृद्धि होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है किसके केस में? वायु और अस्थि के केस में। देखिए यहाँ लिखा है
आश्रय धातु मल वृद्धि, ठीक है, तो आश्रय दोष वृद्धि, जैसे धातु मल की वृद्धि, अस्थि की वृद्धि अगर होती है तो किसकी, बात की वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो अस्थि की वृद्धि होती है, बात की वृद्धि होती है, तो उल्टा होता है, बात की वृद्धि में अस्थि का क्षीण होने लगता है, अस्थि का कमजोर होने लगता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अपवाद ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया, अस्थि वृद्धि में बात की वृद्धि होनी चाहिए, पर ये गलत है, अस्थि 6 में बात 6 होना चाहिए, ऐसा भी गलत है, इसका उल्टा हो रहा होता है एक्चुअल में। तो आश्रय आश्रय भाव आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद है रस 6। तो रस 6 में क्या क्या होगा हमको ये समझना है, रस का जब 6 होगा तो हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। रस 6 में सबसे पहले ये वाला श्लोक याद रखना है हमको, घट्टते सहते शब्दम नोच द्रवती शूल्यते हृदयम ताम्यति स्व अल्प चेष्टा श्यापी, रस 6। अब यह घट्टते मतलब घट्टते अर्थ समझते हो, टीकाकार कहते हैं कि हड्डियों की टकराहट से उत्पन्न शब्दों का होना। अगर रस का कमी होगा, रस का क्षय होगा, तो हड्डियों के टकराने से साउंड पैदा होगा, साउंड मतलब आवाज पैदा होगी, ठीक है। दूसरा अर्थ क्या, शोरगुल पसंद नहीं करेगा, जिसमें रस क्षय होगा उसे शोर पसंद नहीं होगा। अल्प परिश्रम करने पर ही हृदय में घबराहट होने लगता है। शूल मतलब वेदना, दर्द होने लगता है, तो ये किसके हैं, ताम्यति, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ये हैं रस क्षय के लक्षण, ठीक है। तो अगर आप ये श्लोक इंपोर्टेंट रख पाते हैं तो बेस्ट थिंग है, नहीं रख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये आप हिंदी याद रख लें, घट्टते सहते शब्दम नोच द्रवती शूल और ताम्यति, ठीक है। उसके बाद है रस वृद्धि। रस वृद्धि में क्या होगा भाई, रस वृद्धि की अति वृद्धि होने पर हृदयोत्क्लेद मतलब हल्लाश, नौजिया, लालस्त्राव मतलब सलाइवेशन, ये दो ही लक्षण मिलते हैं। तो हमको दो चीजें याद रखनी है, एक तो रस 6 में क्या क्या होगा और रस वृद्धि में क्या क्या होगा, ठीक है। रस 6 में हमको याद रखना है घट्टते यानी कि साउंड होगा, ताम्यति मतलब अंधेरा आएगा आंखों के आगे, ठीक है, शूल होगा, ठीक है, और इसमें हमको क्या रखना है, लालस्त्राव एंड हल्लास, हल्लास यानी कि नोजिया, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, और ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, रस क्षय के या रक्त क्षय के या इसके वृद्धि के क्या क्या लक्षण होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये प्रमाण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका मॉडर्न कोरिलेशन अगर आप समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी, देखो 9 + 8 इक्वल टू हो गया 17 अंजलि, 9 अंजलि क्या है हमारा रस और 8 अंजलि क्या है रक्त। अगर हम इनको 300 ml से मल्टीप्लाई करें, एक अंजलि इक्वल टू होता है कितना, 300 ml, ठीक है। अब हमारी टोटल कितने हो गए, 9 और 8 17 अंजलि, तो हम इनको लगभग करते हैं तो 5100 ml हमको मिलता है, दैट इज 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर ब्लड होता है, ये जो हमारी मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बैठता है, तो ये मॉडर्न कंसेप्ट का जो पुराने कंसेप्ट है हमारे उसके साथ एक कोरिलेशन हमको मिल जाता है, ठीक है। अब आता है रस भय स्रोतस। स्रोतस आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। तो चरक के अकॉर्डिंग रस भय स्रोतस कौन से हैं, हृदय और 10 धमनी, ठीक है। रस भय स्रोतस के मूल क्या क्या है, हृदय एवं उससे निकलने वाली 10 धमनियां, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार हृदय और रस वाहिनीय धमनियां हैं, इनके विद्ध होने पर क्या क्या मरण हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारी चीजें आपको जस्ट पढ़ लेनी है। लेकिन मेन अगर स्रोतस पूछा जाता है तो चरक के अनुसार कितने, 2 स्रोतस, हृदय और 10 धमनियां, और सुश्रुत के अनुसार हृदय और रस वाहिनी धमनियां। शब्दों का बहुत हेरफेर है, रस वाहिनी धमनियां, 10 धमनियां, तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम रसोत्पत्ति, ठीक है। रसोत्पत्ति क्या होता है भाई, रस की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो रस की उत्पत्ति के लिए आपको ये समझना है, ठीक है। अन्न से क्या बनता है, सार भाग और किट भाग, ठीक है। सार किट मतलब मल भाग, ठीक। अब जो सार भाग होता है वो स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। अन्न रस से क्या बना, रस बना, रस से सार भाग, किट भाग, इसी तरीके से आगे सारी धातुओं का पोषण हो रहा होता है, ठीक है। अर्थात खाए हुए आहार को आदान प्रदान करने वाली प्राणवायु कोष्ठ में ले जाती है, जो आपने खाना खाया उसको प्राणवायु कोष्ठ में ले गई, कोष्ठ के द्रव से अन्न का संघात एवं कड़ापन छिन्न भिन्न हो जाता है। कोष्ठ में जो द्रव है उससे क्या हो जाता है, जो आपने खाया वो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। इसी कोष्ठ के स्नेहांश से यह अन्न मृदुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृदुता प्राप्त अन्न को समान वायु द्वारा प्रेरित जठराग्नि उचित काल में सम मात्रा में खाओ तो आयु की वृद्धि के लिए सम्यक प्रकार से पाक करती है, और इसी पाक करे हुए को क्या बोलते हैं, रस धातु बोलते हैं। इतना याद कर लो, ठीक है। जो हमने खाना खाया उसे प्राणवायु कोष्ठ में ले जाती है, कोष्ठ में क्या हो जाता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, यानी कि इसका अन्न का संघात कड़ापन छिन्न भिन्न हो जाता है, और इसमें जो लिक्विड होता है उससे ये मृदु हो जाता है, और यह मृदु जो रस होता है समान वायु द्वारा प्रेरित होकर जठराग्नि इसको क्या, एक पर्टिकुलर टाइम में
बना देती है, अब जो अल्टीमेट कंटेंट बनाती है जो समान वायु, उसको क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा मेन पार्ट। ठीक है, तो आहार से क्या बना, आहार से जठराग्नि से अन्न रस बना। ठीक है, और अन्न रस में रसाग्नि मिली, इससे क्या बना, रस बना। अब आगे रस से फिर वो रस रक्त मांस में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अब इसमें मेनली दो टाइप हो गए, स्थायी रस धातु और पोषक रस धातु। स्थायी रस धातु एक स्थान पर स्थिर होने के कारण स्थायी कहलाती है, और पोषक रस धातु क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके पोषण करती है। ठीक है, दो टाइप का रस, कैसा, स्थायी रस धातु और पोषक रस धातु। स्थायी जो एक ही जगह पर रहती है, पोषक जो अगले स्थान पर जाकर पोषण करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद है रस संबंध, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, रस संबंध। ठीक है, इसमें रस संबंध में अलग अलग चीज, जैसे रस उत्पत्ति में हमने किसका, प्राण वायु और समान वायु का योगदान देखा, वैसे ही अब इसमें किसका हम योगदान देखते हैं। ठीक है, रस धातु अपने स्थान हृदय से ऊपर की ओर जाने वाली 10, नीचे की ओर जाने वाली 10, तिरछी जाने वाली 4 धमनी द्वारा शरीर में परिभ्रमण करता है, पता है हमको। ठीक है, अब ये कैसे करता है, रस धातु का संबंध समझाया गया है, कैसे, शरीर में परिभ्रमण करती है, इसके पश्चात सिराओं द्वारा हृदय में आती है, तथा सिराओं का प्रभाव एवं उत्पत्ति स्थान भी हृदय को ही माना जाता है। ठीक है, इसमें ब्यान वायु की भूमिका का वर्णन सभी आचार्यों ने किया है। तो रस धातु का संवर्धन किसकी वजह से हो रहा है, ब्यान वायु की वजह से हो रहा है। ठीक है, समान वायु का इसमें क्या रोल है, ये भी हमको याद रखना है। रस को हृदय से ले जाने में समान वायु जो नाभि के आसपास रहती है की विशिष्ट भूमिका बताई गई है। ये किसके अनुसार है, शार्डंगर के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार क्या है भाई, सुश्रुत के अनुसार हमको ब्यान वायु की भूमिका याद रखनी है। ठीक है, और शार्डंगर के अनुसार हमको समान वायु की भूमिका याद रखनी है। समान वायु इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। स्पष्ट करते हैं कि समान वायु द्वारा कोष्ठ से हृदय से जाने वाली अनरस रस धातु नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया, समान वायु द्वारा कोष्ठ से हृदय में जाने वाला अनरस, तो कोष्ठ से हृदय में जाने वाला जो अनरस है वो रस धातु नहीं है, बल्कि क्या है, जो अल्टीमेट उससे कंटेंट बनेगा वो रस धातु है। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, बस मेनली ये याद रखना है। अब है हृदय के कार्य, तो देखिए हृदय का ये वाला जो श्लोक है, पुंडरीकेट सदृश्यम हृदय स्यादो मुखम जागृत द्विकस्ति स्वपतश्च निमीलिति। बिना हृदय क्या है, बिना खिले हुए कमल की तरह अधोमुख होता है। जो बिना खिला हुआ कमल होता है वो उल्टी कंडीशन में रख दो, उल्टा करके रख दो, तो वो क्या हो गया, हृदय की जैसा दिखता है। जागते एवं सोते समय भी खिलता है और बंद होता है, ये क्रम दिन रात चलता रहता है। तो ये आप यहाँ याद कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना आपको एनाटॉमी में याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके साथ रस प्रशोधित विकार। ठीक है, रसादी स्थानों प्रकोपित दोषों से धातु प्रशोधित विकार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे रस प्रकोपित हो गया तो क्या क्या उत्पन्न हो गया। ठीक है, अश्रद्धा, खाने का मन न होना, अरुचि, भूख न लगना, आलस्य वगैरह, मुख का स्वाद बदलना। ठीक है, असरग्यता, हल्लाश, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, फीवर, तम मतलब आंखों के सामने अंधेरा। तो जो भी अभी मैंने रस वाले चैप्टर में सारी डिसीज पढ़ाई वो सारी इसमें आप याद कर लो। ठीक है, पांडुवर्णता, श्रोतोब्रोध, क्लैब, श्राद्ध, ग्रस्ता, जितनी आप इसमें याद रख पाते हो अच्छी बात है। ठीक है, रस प्रशोधित विकार मतलब रस जो धातु है उसमें कोई गड़बड़ी होने पर क्या विकार उत्पन्न होगा वो। ठीक है, हाँ, चिकित्सा रसाजानाम विकारणाम सर्वलंघन औषधम, मतलब इसकी क्या है, लंघन कर्म से सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी थी रस धातु। रस धातु के बारे में हमने जो समझा, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाए कुछ भी एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अब हमारी सेकंड होने वाली है रक्त धातु। ठीक है, जैसे हम रस धातु में पढ़े पहले निरुक्ति, व्युत्पत्ति, पर्याय, स्थान, उसी तरीके से हम इसमें मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब है निरुक्ति। तो निरुक्ति कैसे, रज धातु से रक्त शब्द बना है। रज का अर्थ है रंजन करना, रंजन करना मतलब कलर देना। ठीक है, रस कैसा था, अभी कलरलेस था, है ना, रागहीन था। अब इसमें कलर आ जाएगा, तो कलर कैसे आएगा ये भी हम समझेंगे। रज रंजने तेन रंजन राग वर्ण युक्त राग कृत च धातु। निरुक्ति में आपको बस इतना याद रखना, रज धातु से रक्त शब्द बना है। व्युत्पत्ति, पित्तोष्मणा सा रागेण रसो रक्तमर्चति। पित्त की उष्मा से रस जो है वो राग को रक्त में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रक्त धातु में जल एवं अग्नि की प्रधानता होती है। क्या समझे हम इसमें, रस से क्या बना, रक्त। कैसे बना, पित्त की ऊष्मा से। और जब पित्त की ऊष्मा आई, इसका क्या हुआ, पाचन हुआ, मतलब ये पका, पाकन हुआ, जो भी हुआ। तो रस से जब रक्त बना इसमें, तो क्या आई, इसमें कलर आया। क्या आया, कलर आया, राग आया। ठीक है, तो यही यहाँ बताया, पित्त की ऊष्मा से रस राग को प्राप्त रक्त में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रक्त धातु में जल भी आ गया, जल तो रस में था ही पहले से ही, और अग्नि आ गई, तो जल और अग्नि की प्रधानता होती है। स्थान क्या है, संपूर्ण शरीर में स्थित रहता है। भाई सुश्रुत ने तो इसको एक चौथा दोष भी माना है। ठीक है, रक्त को। तो अभी हमारा रस का स्थान क्या था, हृदय। रक्त का स्थान क्या है, संपूर्ण शरीर। ठीक है,
अब है विशुद्ध रक्त का स्वरूप। ठीक है, तो विशुद्ध रक्त का स्वरूप क्या होने वाला है भाई, गुणधर्म क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपको हिंदी ही याद रखनी है इसकी। वात प्रधान रक्त अगर होगा तो इंद्रगोप जैसा दिखेगा, पित्त प्रधान होगा तो अलक्तक जैसा दिखेगा, कफ प्रधान होगा तो पदम जैसा दिखेगा, और समदोष युक्त होगा तो गुंजाफल जैसा होगा। अब ये क्या है, जो जिसमें रक्त में दूषित होगा, जो जो गंदा होगा, उसमें क्या क्या लक्षण होंगे। तो वात प्रधान अगर है वो तो इंद्रगोप जैसा होगा, इंद्रगोप एक कीड़ा होता है उसके जैसा होगा। पित्त प्रधान है तो अलक्तक जैसा होगा, कफ प्रधान है तो पदम जैसा होगा, और समदोष युक्त है तो गुंजाफल सदृश होगा। ठीक है, ये था हमारा कैसा, दोष युक्त के लक्षण। अब है रक्त के कार्य। ठीक है, तो रक्त के कार्य, रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवयति च। तो अब ये हमको तो याद ही है, रस से क्या बनेगा, रक्त, रक्त से क्या बनेगा, मांस, तो मांस पुष्टि इसका एक कर्म हो गया। और कर्म याद करने का तरीका मैंने ये वाला स्रोत बताया, ये जीवनम धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात्म पीड़नम जीवनम लेपनम। तो इसमें क्या आ गया हमारा जीवनम, तो जीवन देने का काम किसका है, रक्त धातु का श्रेष्ठ कर्म है। किसके अकॉर्डिंग, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर ये आप कर्म याद रख पाते हैं तो ये कर्म सारे आपके दिए, जीवन, धातु पूरण, वर्ण प्रसादन, स्पर्श ज्ञान, दीर्घायु, मांस पुष्टि, धातुओं की क्षय वृद्धि, बल प्राप्ति, सुख प्राप्ति, ये हो गई। ठीक है, उपधातु कंडरा सिरा की उत्पत्ति, आश्रच पित्तम मल रूपी पित्त का निर्माण। अब इससे पित्त का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब है रक्त का प्रमाण, अभी बताया था कितना, 8 अंजलि, रस का कितना था, 9 अंजलि, अष्टौ श्रोणितस्य। ठीक है, अब है रक्त धातु का पंचभौतिकत्व। तो इसमें पंचभौतिकत्व क्या क्या होता है, क्या होता है, कुछ आचार्यों का मत है कि जीवरक्त पंचभौतिक होता है। इस जीवरक्त में भूमि आदि 5 महाभूतों के गुण निम्न प्रकार हैं। इसमें क्या होती है, देखो पांचों महाभूत होते हैं, और पांचों महाभूत के गुण क्या क्या होते हैं, विस्तृता होती है ड्यू टू पृथ्वी, द्रवता होता है जल के कारण, राग होता है अग्नि के कारण, अभी मैंने बताया था राग मतलब किसकी वजह से आया कलर, पाचन की वजह से, तो पाचन किसकी, अग्नि। स्पंदन होता है वायु के कारण, लघुता आती है आकाश के कारण, विस्तृता पृथ्वी महाभूत के कारण। ये मैंने बताया, ये टेबल आप याद रख लेंगे अगर रक्त का पंचभौतिकत्व पूछा जाता है तब। ठीक है, मतलब कौन कौन से पंच महाभूत का क्या क्या कार्य है, रक्त में क्या क्या गुण है। ठीक है, अब है रक्त व स्रोतस। जैसे रस व स्रोतस क्या थे, रस व स्रोतस क्या थे हमारे, हृदय और 10 धमनियां, हृदय और रसवाहिनी धमनियां। यहाँ क्या क्या हो जाएंगे, यकृत एवं प्लीहा, किसके अनुसार, चरक के अनुसार। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार क्या हो जाएंगे, यकृत प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियां, यकृत प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियां, दोनों के अनुसार हमको याद रखने हैं। तो आप स्रोतस अगर यहाँ से याद रख पाते हो ना सातों के, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, क्या है, अगर ये स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं, स्रोतस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या क्या होगा, कुष्ठ हो सकता है, विसर्प हो सकता है। देखो रक्त में अगर प्रॉब्लम आएगी तो सारी स्किन डिसीज डाल दो, रक्त पित्त, ठीक है, और ये विसर्प हो गया, नीलिका हो गया, कामला, अच्छा कामला जॉन्डिस, जॉन्डिस भी पीला पीला पड़ने लगता है बॉडी, तो एक तरीके से ये भी आप एक ट्रिक है याद रखने की कर। चर्म दल हो गया, ठीक है, कोट हो गया, रक्तमंडल, शरीर का लाल, तो ये सारे आप याद रखो किसके लक्षण है, ये रक्त व स्रोतस दुष्टि के लक्षण। ठीक है, इसके बाद हमारा है, ये इसमें टेबल में समझाया गया। ठीक है, यही समझाया गया, यकृत पीलिया इसके क्या हो गए, और स्रोतोदृष्टि का कारण, लक्षण, विद्य लक्षण, पर आप मेनली क्या याद रखोगे, स्रोतोदृष्टि के लक्षण। ठीक है, ये रहे। अब इसके बाद है रक्त धातु की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति अभी कैसे बताई थी मैंने, रस से रक्त कैसे बन रहा था, सार भाग किट भाग। ठीक है, तरल रूप में यकृत एवं प्लीहा में पहुंचकर जो रस है तरल रूप में यकृत एवं प्लीहा लाल रंग का हो जाता है। प्राणियों के शरीर में स्थित प्रसन्न तेज अर्थात शुद्ध तेज अव्यापन आप अर्थात विकार रहित जलीय आहार रस को रंजित करके रक्त में परिवर्तित कर देता है। यहाँ प्रसन्न तेज से प्राकृत रंजक पित्त अर्थ ग्रहण किया गया है जो यकृत प्लीहा में रहता है। तो क्या हुआ, रस से जब क्या हुआ, रक्ताग्नि मिली इसको, तो क्या बना, रक्त बना, रस से क्या बना, रक्त बना। ठीक है, रस धातु की तुलना प्लाज्मा और लिम्फ से की जाती है जो रागहीन होता है। जब इसमें राग या वर्ण उत्पन्न हो जाता है तब रक्त कहते हैं। ठीक है, क्या है, तेजो रसानाम सर्वेशम अनुजायम यदुच्यते पित्तोष्मणा सा रागेण रसो रक्त मृच्छति। महर्षि चरक कहते हैं समस्त मनुष्यों में जो रसों का तेज भाग होता है वह पित्त की ऊष्मा से रंजित होकर रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, पित्त की ऊष्मा से रस जो है वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। रसाद रक्तम प्रसाद जा रसाद रक्तम तू जायते। तो ये श्लोक मतलब याद नहीं रखे, आपको हिंदी में इसका जवाब देना है। ठीक है, अब है रक्त निर्माण में रंजक पित्त की भूमिका। यकृत प्लीहा में रहने वाले पित्त को रंजक पित्त कहते हैं। ठीक, पित्त 5 होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो रंजक पित्त होता है वो ये कार्य कर रहा होता है। रंजक मतलब रंजन करने वाला, कलर देने वाला।
आमाशय में स्थित पित्त रस का रंजन करने के कारण रंजक नाम से जाना जाता है। पित्त दोष का वर्णन करते हुए रंजक पित्त में हमने स्पष्ट किया था कि आमाशय से बनने वाला जो आरबीसी का मैचुरन के लिए उपयोगी है, विटामिन बी 12 शरीर में एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, तो अल्टीमेट वही एक ही बात ये बार बार बताना चाह रहे हैं कि जो रंजक पित्त है, पित्त में भी कौन सा रंजक पित्त, वो रस से रक्त बनाता है। कहाँ पर बनाता है? यकृत और प्लीहा में। ठीक है, इसके बाद हमारा बात आती है कि शुद्ध रक्त और विशुद्ध रक्त क्या है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त के लक्षण समझ लेते हैं। शुद्ध रक्त प्राणियों को बल, वर्ण, सुख एवं आयु प्रदान करता है, क्योंकि प्राणियों के प्राण इसी रक्त का अनुवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अर्थात क्या क्या लक्षण है? प्रसन्न वर्ण शुद्ध के, प्रसन्न इंद्रिय, जैसे अभी मैंने विशुद्ध रक्त के लक्षण बताए थे। ठीक है, वैसे ही इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करने की इच्छुक होती हैं। ठीक है, जठराग्नि भोजन को पचाने में सक्षम है। व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि में सुखी होता है, संतोष युक्त होता है, बल अर्थात शारीरिक बल से युक्त होता है। ठीक है, अब है दूषित रक्त। ठीक है, तो दूषित रक्त क्या क्या होते हैं भाई? शुद्ध रक्त का वर्णन करने के बाद महर्षि चरक कहते हैं कि दूषित मद्य में अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करने पर उष्ण तीक्ष्ण मद्यों के सेवन से तिल, लवण, छार, अम्ल कटु द्रव्यों के सेवन से कुल्थी, मांस, निष्पाप, तिल तल के नित्य सेवन से पिंडालु, मूली एवं हरित वर्गों द्रव्यों के अति सेवन से, जलीय, अनुदेशीय एवं बिल में रहने वाले पशुओं के सेवन से ये क्या हो जाता है? जो रक्त है हमारा वो दूषित हो जाता है। शरद ऋतु में रक्त स्वाभाविक रूप से दूषित हो जाता है। तो रक्त दूषित के ये कारण थे। अब लक्षण क्या क्या है? बात की दृष्टि से रक्त का वर्ण विशुद्ध झागयुक्त हो जाएगा। पित्त की दृष्टि से काला होता है। पित्त की उष्णता से देर में जमने वाला होता है। कफ दूषित कैसा होगा? पिच्छिल होगा, पांडु होगा एवं घन एवं गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको बस तीन याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या होगा? अब जैसे अभी हमने पढ़ा था त्वक्सार पुरुष, रससार पुरुष, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब कौन सा? रक्तसार पुरुष। तो रक्तसार पुरुष के कर्ण, चक्षु मतलब आंखें, मुख, जीवा, नासिका, ओष्ठ, हाथ पैर के तलवे, नख, ललाट एवं मूत्रेंद्रियां स्निग्ध एवं रक्त वर्ण के चमकदार एवं शोभायुक्त होते हैं। रक्त सारता, सुख, उदंडता, मेधा, मनस्थित, सौकुमार, अत्यधिक शक्तिशाली होना, क्लेश सहिष्णु, उष्णता के प्रति असहिष्णुता का घोतक है। मतलब क्या है? जिसमें रक्त अच्छा होगा, उष्णता के प्रति असहिष्णु मतलब उसको ज्यादा गर्मी नहीं लगी, उष्ण जो होगा वो उसको ज्यादा फील नहीं होगा। क्लेश सहिष्णु मतलब उसकी रिटेंशन पावर, टेंशन को रिटेन करने की पावर बहुत अच्छी होगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा। अत्यधिक शक्तिशाली होगा, शौकुमार अच्छा दिखने वाला होगा। ठीक है, मेधा बुद्धिमान होगा। उदंडता एवं रक्त सार सुख मतलब रक्त सार सुख, ब्लड ज्यादा होने का उसके पास सुख होगा। उदंडता मतलब एक्टिव होगा एक तरीके से। चमकदार और शोभा युक्त होगा। ठीक है, ललाट एवं मुखेंद्रियां स्निग्ध एवं रक्त वर्ण, हाथ पैर के तलवे, नख ये कैसे होंगे? लाल होंगे बिल्कुल। ठीक है, क्या होगा? कर्ण, चक्षु, मुख, जीवा, नासिका, हाथ पैर ये सारे कैसे दिखेंगे? लाल दिखेंगे, मतलब रक्त युक्त दिखेंगे। ठीक है, अब रक्त क्षय भाई, जिसमें रक्त क्षय हो गया उसमें क्या होगा? क्षय होने पर त्वचा में परुस्ता, स्फुटन, त्वचा का फटना, म्लानता, त्वचा का मुरझाना और रूक्षता पाई जाती है। ठीक है, और सारी चीजें मैंने अभी जो बताई थी आपको, स्किन प्रॉब्लम्स सारी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, कहाँ पे है ये? देखो अभी दिखाते हैं आपको। अम्ल और मधुर की आकांक्षा होती है भाई, अम्ल और मधुर की आकांक्षा होती है, ये भी एक रक्तसार पुरुष का लक्षण होने वाला है। ठीक है, अब है रक्त वृद्धि। रक्त की वृद्धि होने पर शरीर एवं नेत्रों में लालिमा आ जाती है एवं शिराएं रक्त से भर जाती हैं। अत्यधिक वृद्धि होने पर इनके साथ विसर्प, ठीक है, प्लीहा वृद्धि, कुष्ठ, रक्त रक्तपित्त, गुल्म, उपकुष्ठ नामक दंत रोग, कामला ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं अत्यधिक वृद्धि से। ठीक है, तो हमने वृद्धि और क्षय पढ़े। वृद्धि और क्षय आपको याद रखने हैं। क्षय होगा तो क्या क्या मैंने बताया था, देखो क्षय में ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये तो रक्तसार पुरुष वाले, देखो रक्तसार पुरुष वाले में नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट हो गए। ठीक है, रक्त क्षय के ये वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, मिलानता, स्फुटन, स्किन का फटना, स्किन का रूक्ष हो जाना, स्किन का मुरझाना, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये प्लीहा वृद्धि। ठीक है, प्लीहा वृद्धि, कुष्ठ और रक्तपित्त, गुल्म, उपकुष्ठ नामक दंत रोग, कामला। ठीक है, उसके बाद है इसका आश्रय आश्रय भाव, ये नहीं है रक्त प्रशोधक विकार, ये छोड़ो। रक्त पित्त, रक्त एवं पित्त का आश्रय आश्रय भाव, तो जो पित्त होता है वो कहाँ रहता है? जैसे बात कहाँ रहता है? अस्थि में। पित्त कहाँ है? रक्त में। पित्त दोष स्वेद एवं रक्त में आश्रय रूप में रहता है। आया समझ? अतः रक्त धातु पित्त दोष का आश्रय है। रक्त धातु पित्त दोष का आश्रय। रक्त एवं पित्त दोनों ही उष्ण एवं आग्नेय होते हैं।
अतः शीतल द्रव्यों में से इनका समन होता है तथा उष्ण द्रव्यों से इनका प्रकोप होता है। देखो, रक्त और पित्त दोनों कैसे हैं? अग्नि प्रधान होते हैं। रक्त में क्या होता है? जल और अग्नि दोनों होते हैं, तो अग्नि प्रधान होते हैं। तो शीतल जो द्रव्य है, ठंडे जो द्रव्य है, वो इनको क्या करते हैं? शमन करते हैं, इनका शांत करते हैं। उष्ण द्रव्यों से इनका प्रकोप होता है, मतलब उष्ण द्रव्य से ये बढ़ते हैं। ठीक है। अब रक्त की प्रधानता, रक्तम सर्व शरीरस्थम जीवस्य धारमुत्तम। रक्त संपूर्ण शरीर का क्या है? आधार है, उत्तम आधार है। ठीक है, तो रक्त जीवन का ही आधार है। जैसे जल जीवन का आधार है, वैसे रक्त जीवन का आधार है। ठीक है। शुद्ध रक्त बल, वर्ण, आयु को देने वाला होता है। प्राणियों के प्राण रक्त का ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रक्त की प्रधानता में आपको दो चीजें याद रखनी है, शाडंगर के अनुसार और चरक के अनुसार। ठीक है, इसके बाद अब हमारा अगला पॉइंट जो होने वाला है, ये सारी चीज। ठीक है, ये रस और रक्त का कंपैरिजन दिया है, ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रक्त धातु में हमको इतना पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मास धातु। अभी हमने पढ़ा रस धातु, रक्त धातु, तीसरी हमारी होने वाली है मास धातु। ठीक है, तो जिस क्रम में हम चल रहे थे, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, पर्याय, वैसे ही हम चलेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है निरुक्ति। ठीक है, तो जो मास शब्द है वो बना है मांग धातु से। मांग धातु से मास शब्द बना है, जिसका अर्थ है मान, अर्थात योग्य द्रव्य। ठीक है, अब ये हमारी निरुक्ति रही। निरुक्ति सबकी याद करनी है, जैसे मास की थी, रस की थी, रक्त की थी। ठीक है, तो इसकी मांग धातु से मास शब्द बना है। ठीक है, व्युत्पत्ति, मास धातु द्रव रूप रक्त से उत्पन्न होती है। अब जो रक्त था, रस से रक्त बना, रक्त से क्या बना? मास बना। रक्त कैसा था? द्रव रूप में था। ठीक है, और ये भी कैसा था? द्रव रूप में था। रस, रस द्रव रूप में था, रागहीन था। ठीक है, कलर नहीं था। इसमें पित्त जो था, उसकी वजह से कलर आया। ठीक है, तो ये द्रव बना कैसा? कलर युक्त, मतलब राग के साथ। ठीक है, अब ये जो द्रव है, ये किस में जाएगा? हमारा धातु द्रव रूप में थी अब तक, ये किस में जाएगी? सॉलिड रूप में जाएगी। ठीक है, सॉलिड रूप में जाएगी। मास से तू पार्थिव, तो पृथ्वी महाभूत की अधिकता होने से मास में स्थिरता पाई जाती है। ठीक है, तो निरुक्ति, व्युत्पत्ति क्या हुई? रस से रक्त बना, रक्त से मास बना। रक्त कैसा था? द्रव था, और मास कहता है पृथ्वीत्व, मतलब पार्थिव है, मतलब सॉलिड। ठीक है, इसके बाद में इसके पर्याय। पर्याय क्या क्या है? मांस, क्रव्य, आमिष, ये सब मांस के क्या है? पर्याय। तरस, पिशित, तो दो तीन पर्याय आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारी निरुक्ति पर्याय हो गए। ठीक है, निरुक्ति पर्याय आपको यहाँ याद करने हैं, नहीं तो आपको संस्कृत में याद करने पड़ेंगे, तो याद तो करनी है। ठीक है, इसके बाद है स्थान। मांस धातु के स्थान का वर्णन नहीं मिलता है। पेशी जो कि मांस खंड का विभक्त रूप है, रस का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि सिरा, स्नायु, अस्थि पर्वत, संधियां मांसपेशियों से ढके होते हैं। तो मांस का ऐसे कोई स्थान खास नहीं बताया गया है, लेकिन जो सिरा है, जो स्नायु है, जो अस्थियां हैं, वो किससे ढकी हुई होती हैं? मांस से ढकी हुई होती हैं, और यही क्या है? मांस का स्थान है। ठीक है, इसके बाद है गुण। क्या है? स्थूल होती है, स्थिर होती है, स्टैटिक, पार्थिव गुण होता है इसमें, हैवी होती है। ठीक है, खर, कठिन होती है, कई स्थानों पर इसे लक्षण स्मूथ भी कहा गया है। ठीक है, कर्म क्या है? अभी मैंने जो श्लोक बताया था आपको, वही श्लोक से आपको सारे कर्म याद करने, जैसे प्रीडम, जीवनम, अब लेपनम। तो इसका तीसरा कार्य क्या हो गया? लेपनम। धातु नाम श्रेष्ठम कर्म, कर्मात्म समर्पणम। तो इसके हमारे गुण हो गए, कर्म हो गए। ठीक है, तो लेपन हो गया, शरीर पुष्टि, मेद पुष्टि। एक चीज और है, रस से रक्त, तो अगली धातु का पोषण हो रहा है, तो अगली धातु का पोषण भी आप बता सकते हो। मांस से मेद पोषण हो जाएगा, तो मेद पुष्टि भी इसमें आ गया। ठीक है, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधियों को बल प्रदान करना, उपधातु, वसा एवं त्वचा की पुष्टि। अब है मांस वह स्रोतस। जैसे अभी हमने रस का स्रोतस पढ़ा, हृदय और 10 धमनियां, रक्त का पढ़ा, प्लीहा और यकृत। इसके बाद है हमारा मांस वह स्रोतस। तो मांस वह स्रोतस क्या है? स्नायु और त्वचा। किसके अनुसार? सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, मांस वाहनाम च सोस्ताम स्नायु मूलम त्वचा। तो ये चरक के अनुसार भी स्नायु और त्वचा, और सुश्रुत के अनुसार भी स्नायु एवं त्वचा। ठीक है, अब है स्रोतो दुष्टि के लक्षण। अगर स्रोत दुष्टित हो जाते हैं, स्रोतों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो क्या होगा? अभिसंधि, गुरु, स्थूल पदार्थों के सेवन से तथा खाना खाने से, दिवाशयन से, दिन में सोने से मांस व स्रोतस क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। इनमें क्या क्या होगा? अधिमांस हो जाएगा, ग्रेनुलोमा, आबरुद्ध, मायोमा, कील, गलशुंडी, पुत्तीमास, अलजी, गंडमाला, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, मांस वह स्रोतस के दुष्ट होने से। तो मांस वह स्रोतो दुष्टि के लक्षण ये रहे। और क्यों होगा? क्यों होगा? अभिसंधि, गुरु, स्थूल पदार्थों के सेवन से, दिवाशयन से मांस व स्रोतस क्या हो जाते हैं? दुष्ट हो जाते हैं। ये इसके क्या रखने हैं हमको? मांस व स्रोतस दुष्ट होने के लक्षण। ठीक है, अब इसके बाद हमारा, अच्छा, इसका क्या करना है हमको? रक्त क्षारग्नि कर्म। ठीक है, सशक्त क्षारग्नि कर्म। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अर्थात मासज व्याधियों की चिकित्सा संशोधन शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्म द्वारा करनी है। मतलब
रक्त मोक्षण कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी चिकित्सा होगी, ठीक है, क्षार अग्निकर्म, ठीक है। अब है मांस धातु की उत्पत्ति, मतलब मांस धातु कैसे बनेगी, ठीक है। तो रस से रक्त, रक्त से मांस की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार किसकी उत्पत्ति हुई, मांस से रक्त से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, ऐसे आगे क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो अग्निवेश ने प्रश्न किया कि रक्त तो द्रव है, परंतु इससे धातु की उत्पत्ति कैसे हुई जो कि स्थिर है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड कैसे बना, है ना, किसने प्रश्न किया, अग्निवेश ने। तो इसका जवाब मिलता है हमको, रक्त का कुछ अंश वायु, जल तथा तेज की ऊष्मा एवं रक्त स्वयं की ऊष्मा से संयुक्त होकर स्थिरता को प्राप्त मांस का निर्माण करता है। अब क्या है ये, रक्त का कुछ अंश वायु, ठीक है, जल और तेज मतलब अग्नि की ऊष्मा से संयुक्त होकर किसका, मांस का निर्माण करता है। तो इसमें भी मुख्य किसका कार्य है, पित्त का, दैट इज अग्नि का। इस प्रकार वायु, जल और अग्नि की ऊष्मा से द्रव रूपी रक्त स्थिरता को प्राप्त हो मांस धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है, ठीक है। कैसे बना भाई, रक्त का प्रसादांश स्थूल बना, सूक्ष्म बना, सूक्ष्म से मांस धर्मी अंश बना, ठीक है, और उपधातुएं बनी, ठीक है। फिर आगे ये चलता रहेगा, आगे धातुओं का पोषण होता रहेगा, ठीक है। तो जो रक्त है उसके दो भाग बने, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग से क्या बना, मांस धर्मी अंश और उपधातु। और ये मैंने बताया था इसके दो भाग होते हैं, एक जो दूसरी जगह जाके पोषण करता है और एक जो स्टैटिक होता है अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। इसके बाद है मांससार पुरुष, जैसे रक्तसार, रससार, त्वकसार, ये सारे शब्द पढ़े, वैसे ये मांससार। मांससार पुरुषों के शंख, दैट इज टेम्पोरल रीजन, ललाट, कृकाटिका, कृकाटिका शिरोब्याग संधि मर्म, जो ग्रीवा के पश्च भाग दोनों में रहता है और वैकल्यकर होता है। तो जो ग्रीवा में जो मर्म है, जो वैकल्यकर मर्म है, उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। मांससार पुरुष जो है उनमें, मतलब प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, जो संधि मर्म है उनमें ललाट, कृकाटिका जो है, गंड है, हनु, ग्रीवा, स्कंद, उदर, कक्ष, बक्ष, हाथ पैर संधियां। लोग हाथ पैर की संधियां लेते हैं, किंतु हाथ एवं पैर एवं संधियां लेना उपयुक्त है, क्योंकि मांसाहार पुरुष की जो स्थिर जो संधियां हैं, स्थान गुरु अच्छी मांसपेशियों से भरे हुए होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका अल्टीमेट सारी वर्ड का मतलब क्या है, उनका उदर अच्छा होगा, ग्रीवा अच्छी होगी, ग्रीवा मतलब गर्दन अच्छी होगी, नेक अच्छा होगा, और उनके जो मर्म है वो मर्म प्रॉपरली डेवलप्ड होंगे, ये इनका मतलब है, ठीक है। मस्कुलर बॉडी होगी, ठीक है। जो मर्म है, जो गर्दन पे स्थित जो मर्म है, जो वैकल्यकर मर्म है, वो प्रॉपरली डेवलप होंगे, मतलब मस्कुलर होंगे, ठीक है। क्षमा, धृति, अलौल्य, वित्त, विद्या, सुख, आर्जवता, सरलता, आरोग्य, बल एवं दीर्घायु मांसाहार पुरुष के लक्षण हैं, ठीक है। तो इनमें ये सारे याद नहीं रखने, जो जो आप एक दो इंपॉर्टेंट समझते हो, जैसे ये मर्म, मर्म का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, ग्रीवा, कक्ष, संधियां, ठीक है, हाथ पैर की संधियां जो भी हैं, हाथ पैर, उदर, ये सारे प्रॉपरली डेवलप होंगे, प्रॉपर अच्छी तरह से मांसपेशियों से भरे हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा होने वाला है मास क्षय। मास क्षय होगा तो क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे, मतलब मास की कमी से क्या होगा, बटॉक्स, ग्रीवा और उदर के मांस में शुष्कता आ जाती है, मतलब ये क्या, कमजोर दिखने लगेंगे, कहाँ, बटॉक्स, नेक रीजन और एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। इन तीनों जगह पे हमको मांस कम दिखने लगेगा। मांस क्षय से स्पिक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, कक्षा, पिंडिका, उदर एवं ग्रीवा सूख जाते हैं, सूख जाते हैं, या मांस की छीण हो जाता है, मांस कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा चाहिए त्वचा में रूक्षता, ठीक है, इस पे ग्रीवा, उदर आदि शरीर में सुस्ता और त्वचा में रूक्षता, ठीक है। उसके बाद है मांस वृद्धि। मांस वृद्धि होने पर क्या क्या होगा, देखो मांस क्षय में भी क्या क्या बताया, मेनली तीन रीजन, एब्डोमिनल रीजन, बटॉक रीजन और एब्डोमिनल रीजन, बटॉक रीजन और ग्रीवा यानी कि नेक रीजन, इन पर क्या होगा, शुष्कता आने लगेगी, ठीक है। अब मांस वृद्धि जब होगी तो क्या होगा, स्फिक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बाहु, जंगा स्थूल हो जाती है तथा अंगों में भारीपन हो जाता है। आचार्य भागवत कहते हैं कि मांस वृद्धि होने पर गलगंड, गंडमाला, आबुद, ग्रंथि रोग, उरु एवं उदर वृद्धि, कंठ रोग, अधिमास आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो मांस वृद्धि होने पर ये सारी चीजें हो सकती हैं, गलगंड हो सकता है, गंडमाला हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, भागवत के अकॉर्डिंग, ठीक है। उरु में, उदर में वृद्धि, और मेनली आपको ये तो देखो, यहाँ मैंने तीन चीजें बताई, नेक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और बटॉक रीजन, इनमें क्या होगा, बढ़ने लगेगा मांस जब मांस वृद्धि होगी, और इनमें मांस कम होने लगेगा, यानी शुष्कता आ जाएगी जब मांस क्षय होगा, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब है मांस धरा कला। अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है, रस और रक्त में ये कंसेप्ट नहीं था, मांस में ये कंसेप्ट है कला। तो कला क्या होती है, कला बेसिकली मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन, जो मांस को कवर कर रही है वो मांस धरा कला, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, रस रक्त को कवर करने वाली कोई ऐसी कला नहीं बताई, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत गर्भ व्याकरण शरीर अध्याय में 7 कलाओं का वर्णन करते हैं। कितनी कलाएं होती हैं, 7 कलाएं होती हैं, जो धातुओं एवं आश्यों को अलग करती हैं, धातुओं और आश्यों के बीच की मर्यादा का निर्धारण करती हैं, ठीक है, धातु और आश्य।
मान लो ये क्या है, हमारा मांस का आश्य है, ठीक है। तो मांस धातु को मांस के आश्य से अलग करने वाली जो कला है, जो लेयर है, उसी को क्या बोलते हैं, कला। कला खलवती सप्त भवंती धातवाश्य अंतर मर्यादा, ठीक है। ये दिया देखो, कला खलवती सप्त भवंती धातवाश्य अंतर मर्यादा, ठीक है। इसके बाद तो पहली हमारी कौन सी है, मास धरा कला है, तासाम प्रथमा मास धरा, ठीक है। तो पहली मास धरा कला होने वाली है, ठीक है। इसके बाद है मास प्रस्तोषज विकार, मतलब मास में प्रॉब्लम्स होने पर क्या क्या विकार आएंगे, ठीक है। तो अधिमास, आबुर्द, कील, गलशुंडो, गलशुंडी, पुतिमास, अलजी, गंड, गंडमाला, उपजीविका। तो ये आपको याद रखने हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, रटना है ये, ठीक है। 10 मास प्रस्तोषज व्याधियां दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद है पेशी। पेशी क्या होता है, पेशी मांसखंडा, मांस का खंड एक पेशी है। पेशी मांसखंड का विभक्त रूप है। टीकाकार डल्लर ने सुश्रुताचार्य की पेशी संख्या बताने पर पेशी शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा है, मासा वय वंग संघात परस्पर विभक्त पेशी इति उच्यते। मतलब जो मांस है उसके अलग हम अलग अलग उनको पार्ट्स में तोड़ें तो क्या मिलती है, हमको पेशियां मिलती हैं। मांस खंड का परस्पर विभक्त रूप, मतलब ये मांस खंड है, इसका विभाजन कर लिया तो ये क्या मिलेंगी, हमको पेशियां मिलेंगी, ठीक है। तो ये श्लोक इंपोर्टेंट नहीं है, ये वाला याद रखना, पेशी मांस खंडा, ठीक है। इसके बाद है स्वरूप। ये मांसपेशियां स्वभाव में स्थान के अनुसार बहल, पेलव, स्थूल, अणु, पृथु, व्रत, ह्रस्व, दीर्घ, स्थिर, मृदु, सुलक्षण, कर्कश होती हैं। अब पेशी कैसी हो सकती है, स्थूल बड़ी भी हो सकती है ना, जैसे मॉडर्न में एक एपोन्यूरेसिस, वो भी एक पेशी टाइप हो गया ना, तो फ्लैट मसल का टेंडम हो गया। तो ऐसे अणु, पृथु, व्रत हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, ह्रस्व हो सकती हैं, दीर्घ हो सकती हैं। तो ये पेशियों के प्रकार हो गए, ठीक है। अब है पेशियों के कार्य। सिरा, स्नायु, अस्थि और संधियों मांसपेशी से ढके होने के कारण बलवान होते हैं, ठीक है। मतलब पेशियों को ढकने के कारण पेशियां जो है बलवान बनाने का कार्य कर रही होती हैं। सिराओं की भित्ति के निर्माण में पेशियां भाग लेती हैं तथा स्नायु, अस्थि और संधि स्थल भी पेशियों से घिरे रहते हैं। इस प्रकार पेशियां इन अंगों को बल तथा आधार प्रदान करती हैं, ठीक है। तो पेशियां क्या करती हैं, जो मसल है मेनली, जो सिरा है, जो धमनियां हैं, उनको बल प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मांस धातु कंप्लीट हुआ, ठीक है। मांस में क्या, मांस धरा कला, प्रथम मांस धरा कला बताया, मांसज रोग, मांस वह स्रोतस कौन कौन से होते हैं, मांस क्षय, मांस वृद्धि और मांसचार पुरुष के लक्षण क्या क्या हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये मेनली यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले होते हैं, ठीक है। पेशी और स्नायु ये आप एनाटॉमी में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना, ठीक है। इसके बाद हमारी होने वाली है मेद धातु, ठीक है। अब मेद क्या है, तो निरुक्ति है, स्नेहार्थक मेद धातु से मेद शब्द निष्पत्त हुआ है। अब मेद जो वर्ड है वो कहां से किससे बना, मेद्य धातु से। अब मेद का मतलब क्या होता है, स्नेहार्थक, स्नेहार्थक मतलब स्नेह करने वाला, स्नेहन करने वाला, मतलब लुब्रिकेशन करने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेद धातु की उत्पत्ति किससे हुई, मेद्य वर्ड से हुई है। व्युत्पत्ति क्या है, मेद धातु जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होने होती है इसमें, ठीक है। व्युत्पत्ति हुई है इसलिए इसे स्निग्धता विशेष गुण होता है। कौन कौन होता है, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत, इसमें दो मेनली पाए जाते हैं और ये इसकी व्युत्पत्ति रही, ठीक है। स्थान क्या है इसका, प्राणियों के उदर एवं अणु अस्थियों में मेद रहता है। उदर मतलब एब्डोमेन रीजन में और अणु मतलब छोटी अस्थियों में मेद रहता है। जैसे अभी मांस का क्या बताया जाता है स्थान, कि मांस का कोई स्थान ऐसे क्लियर नहीं बताया जाता, ठीक है, कि यहाँ भी हो सकता है, मतलब जहां पर भी बोन्स हैं उनको कवर करने वाला मांस है, ठीक है। इस तरीके से था। इसके बाद है उदर में त्वचा के नीचे और पेशियों के अंतराल में मेद धातु रहती है। मेद धातु कहाँ रहती है, एब्डोमिनल रीजन में, त्वचा के नीचे और पेशियों के अंतराल में रहती है, ठीक है। बपा बहनम मेदम स्थानम, अर्थात बपा बहन मेद का स्थान है। बपा बहन क्या है, बपा बहन दैट इज ओमेंटम। ओमेंटम क्या है, मेद का मेन जो रीजन है वो ओमेंटम है। अब है मेद धातु के गुण। मेद धातु के गुण क्या है, पिच्छल होती है, स्निग्ध होती है, गुणयुक्त, वर्ण में श्वेत, पीत, रस एवं मधुर एवं पाक से गुरु होती है। कैसी होती है, गुरु, पिच्छल, स्निग्ध, वर्ण में श्वेत, पीत मतलब व्हाइट कलर की होती है, गुरु होती है, स्निग्ध होती है, ठीक है। उसके बाद है मेद धातु जमे हुए घृत के समान होती है जो शरीर का स्नेहन करती है। अब जमा हुआ घृत भी क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, तो मेनली लुब्रिकेशन का काम करने वाली होती है, ठीक है। मेद धातु के कर्म, पीड़म, जीवनम, लेपनम, स्नेहो। अब क्या हो गया, स्नेहो धारण पूर्ण, ठीक है। मेद धातु शरीर का स्नेह संशोधन करती है, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करती है तथा अस्थियों को पोषित करती है। तो ये अष्टांग हृदय वाला श्लोक, ये तो आपको देखो हर जगह मिल रहा है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है, आप याद ही कर लें, ठीक है। अब है मेद वह स्रोतस, जैसे अभी हमने कहा पढ़ा रक्त वह स्रोतस, अब है मेद वह स्रोतस। मेदो बहानाम स्रोतसाम ब्रक्को मूलम बपावहम चा, क्या क्या है, स्रोतस के मूल एवं प्रभाव ब्रक और बपावहन मतलब किडनी एंड ओमेंटम है। मेद वह स्रोतस क्या है, किडनी और ओमेंटम, ठीक है।
आया समझ में? ये किसके अकॉर्डिंग हुए? हमारे सुश्रुत चरक के अनुसार। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार कौन से हैं? कटी और ब्रक, कटी और ब्रक। ठीक है, चरक के अनुसार ब्रक और बपावैन, सुश्रुत के अनुसार कटी एवं ब्रक। ठीक है, ये यहाँ पर आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मेदोभय स्रोतोदुष्टि कारण। मेदोभय स्रोत से क्यों दूषित हो सकते हैं? व्यायाम न करने से, दिन में सोने से, वसायुक्त अन्नपान से, मेदस्वी प्राणियों के मांस के अति भक्षण से। ठीक है, जो मेदस्वी प्राणी उनका मांस ज्यादा खाने से, व्यायाम ना करने से, दिन में सोने से, भाई उदर में बढ़ेगा, उदर में मांस बढ़ता है, स्नेहन बढ़ता है, तो ये किससे बढ़ेगा? दिन में सोने से, व्यायाम ना करने से। ठीक है, स्रोतोदुष्टि के लक्षण, धातु प्रशोधक विकारों की धातु व स्रोतोदुष्टि के लक्षण है। धातु प्रशोधक विकार का वर्णन विविधा शीति अध्याय में किया गया। धातु प्रदोषज विकार की धातु व स्रोतोदुष्टि के लक्षण। अब जो धातु प्रदोषज विकार है भाई, इसकी स्रोतोदुष्टि के लक्षण, मतलब धातु को प्रदूषण जिस चीजों से होगा उसी से धातु व जो स्रोतस हैं उनका भी प्रदूषण होगा। मतलब फैक्ट जो प्रोडक्ट है उसको नुकसान पहुंचेगा तो फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा। आया समझ में? क्या हुआ? धातु प्रदोषज विकार ही धातु व स्रोतोदुष्टि, मतलब धातु को नुकसान तो स्रोतों को भी नुकसान। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है अष्ट निंदित अध्याय में महर्षि चरक ने निम्न 8 प्रकार के निंदित पुरुष बताएं। अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कृश। 8 प्रकार के पुरुष प्रमेय के पूर्व रूप मेदों व स्रोतो दृष्टि से उत्पन्न होते हैं, यही मेद प्रतोषज विकार है। अब मेद मतलब मेद में प्रॉब्लम किस वजह से होती है? तो मेद में प्रॉब्लम होती है, अभी मैंने बताया था, दिन में सोने से, जो जिनमें मेद ज्यादा है, ऐसे जानवरों को मार के खाने से। ठीक है, तो क्या क्या निंदित पुरुष कौन कौन से हैं? अति दीर्घ, अति हिरस बहुत मोटे बहुत पतले, अति लोम जिन पे बहुत बाल हैं, अलोम जिन पे बाल ही नहीं है, अति कृष्ण बहुत काले, अति गौर अति स्थूल बहुत हैवी, अति क्रश बहुत पतले। तो ये क्या है? मेदो वह स्रोतो दृष्टि के कारण 8 पुरुष बनते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया, क्या संज्ञा दी? अष्ट निंदित पुरुष। अष्ट निंदित अध्याय में अष्ट निंदित पुरुष जो है वो ये। ठीक है, किसकी वजह से? मेद की वजह से। ठीक है, अब है हमारा मेद धातु की उत्पत्ति। ठीक है, तो माशान मेदा, मास से मेद बना। ठीक है, कैसे बना? माद धातु का सार भाग जो था उससे स्थूल और सूक्ष्म भाग बना, सूक्ष्म भाग से क्या बना? हमारा मेद सधर्मी अंश बना, और इसमें उपधातु भी बना। आगे आगे धातुओं का पोषण होता रहेगा। ठीक है, फिर है हमारा मेद सार पुरुष, जिसमें मेद ज्यादा होगा, ऐसा पुरुष कौन सा हुआ? मेद सार पुरुष के वर्ण स्वर, नेत्र, केश, रोम, नख, ओष्ठ, मूत्र पुरुष आदि स्निग्ध होते हैं। क्या क्या? नेत्र, केश, रोम, ये सारे स्निग्ध होते हैं। मेद सार पुरुष धन, ऐश्वर्य, सुख उपभोग, दानशील, आर्जव, सुकुमार और स्वभाव से युक्त होता है। धन ज्यादा होगा, ऐश्वर्य ज्यादा होगा, सुख होगा, उपभोग करेगा। ठीक है, मेदसार पुरुष के मूत्र, स्वेद एवं स्वर स्निग्ध होते हैं, अतः बड़े शरीर वाला तथा परिश्रम को सहन करने में असमर्थ होता है। अब भाई जो मेदसार पुरुष है वो परिश्रम नहीं कर सकता, बहुत हैवी होगा, मेद जिसमें ज्यादा है भाई उससे परिश्रम तो बिल्कुल नहीं होगा। आचार्य सुश्रुत आगे कहते हैं कि इनमें भी पूर्व पुरुषार्थ सौभाग्य और आयु की दृष्टि से प्रधान है। मतलब पूर्व पुरुषार्थ जिनमें इनिशियली हुआ है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो बाद में होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब है मेद क्षय। धातु के क्षय के कारण बताते हुए महर्षि चरक कहते हैं क्या? संधियों में स्फुटन, संधियों से आवाज आना, आंखों में ग्लानि। अब देखो संधियों से आवाज आना, संधियों में क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या है? लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब लुब्रिकेंट अगर खत्म हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा, तो संधियों से आवाज आएगी। आंखों में ग्लानि, थकान होगी, शरीर में थकावट और उदर का क्रश होना, ये सब मेद क्षय के लक्षण है। मेदा क्षय, प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, रोक्षम, मेदुर्माशम प्रार्थना। मेद धातु के क्षय से होने वाली प्लीहा बढ़ जाता है, संधियों में शून्यता, खालीपन, शरीर में रुक्षता, मेदस्वी जानवरों का मांस खाने की इच्छा होती है। ये कंसेप्ट पता है क्या है? आप में जिस चीज की कमी होगी, आपका उसी की जो द्रव है, उसी के गुण वाले जो द्रव है उनको खाने की आपकी इच्छा होगी, है ना? तो ये आपको याद रखना है। मेदिसी स्वप्नम कट्या प्लीहो वृद्धि कृषांगता। ठीक है, मेद क्षय होने पर कटी में शून्यता, लॉस ऑफ सेंसेशन, प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगियम, कृषांगता होती है। तो ये आपको याद रख सकते हैं, तो आप याद रखें। मेनली दो तीन तो याद ही रखनी है। ठीक है, संधि स्फुटन, अक्षग्लानि, आयाम, उदर तनत्व, प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता। प्लीहा वृद्धि तो हर जगह है, लेकिन किस जगह पूछी गई है, किस में पूछी गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब है मेद वृद्धि के लक्षण। मेद क्षय में प्लीहा वृद्धि याद रखना है। ठीक है, मेद वृद्धि पर प्रमेह के पूर्व रूप डायबिटीज हो जाएगा। स्थौल्य के उपद्रव, रक्त कफ एवं मांस विकृति से उत्पन्न विकार होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो भी हमारे मांस विकृति के कारण हो जाएंगे, प्रमेय हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, स्थूल मतलब ओबेसिटी हो जाएगा, रक्त कफ, रक्त ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आयु का ह्रास,
जवोप्रोस अर्थात शरीर में फूर्ति का अभाव, ठीक है, दौर्बल्य हो जाएगा, दौर्गंध हो जाएगा, स्वेदवाद हो जाएगा, दौर मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, दौर्गंध हो जाएगा मतलब पसीना निकलने के कारण मेदस्वी पुरुष शरीर से दुर्गंध निकलती रहती है, बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा तो क्या होगा, दुर्गंध आती है, ठीक है। क्षुद्र त्रिमात्र, भूख अधिक लगना, ठीक है, पिपासा अति होगा, प्यास अधिक लगना, ठीक है, ये सारे लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। इसकी चिकित्सा क्या है, छपड़म चा क्षयाद वृद्ध और क्रिया विशेषण प्रवृत्ति। अब इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है संशोधन संशमन। क्या है इसकी चिकित्सा, संशोधन और संशमन इसकी चिकित्सा होने वाली है। अब मेदोज विकार, ठीक है, धातु प्रशोधित विकारों का वर्णन करते हुए चरक सप्ताह में अग्निवेश के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आत्रेय कहते हैं कि अहितकर सेवन से अतिरिक्त काल विपर्य, प्रज्ञापरात और असात्म इंद्रियार्थ संयोग के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। क्या मतलब है, एक तो है कि आपने बहुत गलत खाना खाया, अहितकर आहार लिया, इसकी वजह से रोग हो गए, एक तो ये। काल विपर्य, आपने गलत कार्य किए, इससे भी प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध झूठ बोलना, ये सारी चीजें की। असात्म इंद्रियात, इंद्रियों का गलत तरीके से उपयोग किया, इस संयोग से भी आपको क्या है, रोग हो जाते हैं। तो अगर मेदोष विकार नहीं, ये आप किसी भी विकार में लिख सकते हो, ठीक है। अगर मांस विकार पूछा जाए तो आप लिख सकते हो काल विपर्य, प्रज्ञापरात और असात इंद्रिय संयोग के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अष्ट निंदित पुरुष, जो अभी मैंने बताए थे, अष्ट निंदित, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति गौर, अति कृष्ण, अलोम, अति लोम, अति स्थूल, अति कृष्ण, ये 8 प्रकार के जो निंदित पुरुष हैं वो इसी की वजह से होते हैं हमारे, ठीक है, मेदोष विकार की वजह से। तो ये हमारा मेद धातु यहाँ पर कंप्लीट होता है। आयु ह्रास आदि 8, ठीक है। इसके बाद है हमारी अस्थि धातु। तो हमने कितनी धातुएं कर ली, रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक है, 4 धातु हमने कर ली। 5वीं हमारी है अस्थि धातु, ठीक है। अब अस्थि शब्द की निरुक्ति कहां से हुई है, अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि, अर्थात जिसे फेंका जाए या प्रवाहित किया जाए उसे अस्थि कहते हैं। अब फेंका थोड़ी जाता है, अस्थि को फेंका जाता है जब मृत्यु के बाद जब अपशिष्ट बचते हैं अस्थि को, उनको क्या पानी में, नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसी से निरुक्ति हुई अस्थि की। तो अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि, तो इसे बोलते हैं अस्थि, ठीक है। मृत्यु पर्यंत अवशिष्ट रहने वाली अस्थि को प्रवाहित किया जाता है, इसलिए इसे अस्थि कहते हैं। व्युत्पत्ति क्या है, अस्थि पार्थिव नीलात्मक, अर्थात अस्थि धातु पृथ्वी और वायु महाभूत की अधिकता से उत्पन्न हुई है। किसकी, पृथ्वी और वायु महाभूत की। भाई वायु का तो स्थान आश्रय आश्रय संबंध इससे है ना। फिर पर्याय, पर्याय क्या है, कीकस और कुल्या भी कहा जाता है। कीकस और कुल्या इसके क्या है, पर्याय है, ठीक है। स्थान, अस्थि का कोई विशेष स्थान में तो आचार्यों ने नहीं बताया, किंतु सर्व शरीर को स्थान माना गया है, क्योंकि अस्थियां सारे शरीर में होती हैं, ठीक है। गुण स्वरूप, अस्थि धातु गुरु, खर, कठिन, सुशिर, स्थूल और स्थिर होती है। मतलब इसके गुण क्या है, गुर, खर, कठिन, सुशिर, स्थूल और स्थिर होती है, ठीक है। ये कुछ कठिन पदार्थ हैं जो मृदु मांस के अभ्यंतर स्थित रहते हैं। माशा अभ्यंतरस्ते इति ख्याति धातु वेदे, आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने अस्थि को दृढ़ धातु बताया है। अब ये डिटेल नहीं जाना, बस आपको ये गुण याद रखने। गुरु क्या है, गुरु, खर, कठिन, सुशिर और स्थूल, ठीक है। उसके बाद है कर्म। कर्म भाई श्लोक लास्ट वाला आपने जो अभी तक चल रहा है, पीड़म जीवनम लेपनम स्नेहो धारण पुण्य धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात स्मर्तम, ठीक है। तो ये धारण क्या हो गया, इसका कर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्रकार। हाँ ये भी लिख सकते हो, किट्टम केश लोम अस्थिनो, अर्थात केश और लोम के आस्थ के किष्टांश से बनते हैं। मतलब केश और लोम किससे बनते हैं, अस्थि के किट्टांश, अस्थि का जो किट अंश होता है, किट मतलब बेकार अंश जो होता है, उससे क्या बनते हैं, केश और लोम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब है प्रकार। प्रकार 5 प्रकार की अस्थियां बताई गई हैं सुश्रुत के अनुसार। कौन कौन सी, कपाल अस्थि दैट इज फ्लोट बोन, रुचकास्थि दैट इज टीथ, तरुणास्थि आर्टिलेजिस, बल्यास्थि स्मॉल कर्ड बोन, नलकास्थि लॉन्ग बोन। तो ये 5 प्रकार की बोन बताई और ये इंपॉर्टेंट है, बोन्स को याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपका एक तो चैप्टर ही है पूरा एनाटॉमी में इसका, ठीक। उसके बाद है, बस इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। अस्थि वह स्रोतस, स्रोतस हम जैसे सारे पढ़ रहे हैं, स्रोतस मतलब चैनल्स जहाँ से ये बनते हैं। अस्थि बहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनचा, मेद और जगन कहे जाते हैं, किसके अनुसार, चरक के अनुसार, ठीक है। सुश्रुत आचार्य ने अस्थि व स्रोतस नहीं बताए हैं, याद रखना है। अस्थि व स्रोतस किसने बताए, केवल चरक ने। चरक ने कौन कौन से बताए, जघन और मेद, मेद और जघन कहे हैं, ठीक है। स्रोत दृष्टि के कारण अति व्यायाम, भाई बहुत ज्यादा व्यायाम करोगे बोन्स में प्रॉब्लम आएगी। अति क्षोभक सवारियां, जैसे घुड़सवारी करना, मोटरसाइकिल आदि को बहुत ज्यादा चलाना, इससे भी आपकी बोन्स प्रॉब्लम हो सकती है, टूट टाट सकती हैं गिर गए तो, है ना।
हड्डियों के आपस में टकराने से, रगड़ खाने से, बातवर्धक आहार के अति सेवन से अस्थि व स्रोतस क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बातवर्धक खाना खाओगे तब भी आपके अस्थि व स्रोतस क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। और ये अभी मैंने आपको समझाया था आश्रय आश्रयी भाव में। जैसे बात को ज्यादा बढ़ाओगे तो बोन को क्या पहुंचेगी, बोन को नुकसान पहुंचेगा, बोन फायदे में नहीं जाएगी, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, स्रोतोदुष्टि लक्षण, धातु प्रतोषज विकार की धातु व स्रोतोदुष्टि के लक्षण, अध्यास्ति मतलब एक्स्ट्रा बोन निकलना, अधिदंत एक्स्ट्रा दांत का निकलना, दंतास्थि भेद क्रैकिंग सेंसेशन, दंतस्थि शूल, केश लोम नख समश्रु के वर्ण का बदल जाना। ठीक है, केश मतलब बालों का, लोम नख जो हमारी बॉडी हेयर्स हैं उनका, नख मतलब नेल्स का, समश्रु जो फेशियल हेयर्स हैं उनका चेंज, कलर चेंज हो जाना। ठीक है, अब उत्पत्ति है, कैसे उत्पत्ति हुई अस्थि धातु की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति मेद धातु के दो भाग बने, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग से क्या बना, एक तो उपधातु बनता है और एक अगली धातु बन जाती है जिससे अस्थि, अस्थि सधर्मी अंग। ठीक है, तो ये हमारा अस्थि धातु की उत्पत्ति। अब है अस्थिसार पुरुष। अस्थिसार पुरुष के पार्श्व हील, गुल्फ एंकल, जानू नीज, एल्बो, जत्रु कॉलर बोन, चिन, सिर ज्वाइंट स्थूल हो जाते हैं तथा अस्थि नख दंत भी स्थूल हो जाते हैं। अस्थिसार पुरुष अत्यधिक उत्साही, क्रियावान, दुख को सहने में सक्षम, गठीले शरीर एवं दीर्घायु वाला होता है। उत्साही होंगे, क्रियावान होंगे, अस्थिसार पुरुष ज्यादा क्रिया, ज्यादा एक्टिव होंगे, दुख को सहने में सक्षम होंगे, गठीले होंगे, शरीर वाला, दीर्घायु होता है। ठीक है, इसके बाद है वायु आश्रय आश्रय भाव, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अस्थि छह के क्या है, केस लोम नख शमश्रु द्विपद प्रतम श्रमा गे अस्थि छह लिंगम संधि सौथिल्य में बचा। अस्थि क्षय होने पर केस शमश्रु लोम नख दांत गिर जाते हैं अथवा इनका गिरना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में थकावट अर्थात अल्प परिश्रम से ही शरीर थक जाता है एवं संधियों में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है अर्थात संधि बंधन ढीले प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अस्थि क्षय के लक्षण। अब अस्थि वृद्धि के लक्षण क्या है भाई, अस्थि वृद्धि होने पर क्या हुआ, अधिदंत हो जाएगा, लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अधिदंती बताया बागवट ने भी। धातु मलों की वृद्धि होने पर संशोधन और संशमन की चिकित्सा करनी चाहिए, तो ये इसकी चिकित्सा हो गई। अब है अस्थि प्रशोषज विकार, मतलब अस्थि धातु को दोषज करने वाले विकार कौन कौन से हैं। धातु प्रशोषज विकारों का कारण बताते हुए महर्षि चरक कहते हैं कि अहितकर आहार सेवन के अतिरिक्त काल विपर्य, प्रज्ञापरात एवं असात्म इंद्रियार्थ संयोग के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। जो लाइन अभी हमने सेम पढ़ी थी मेद में, वही लाइन हमको यहाँ पढ़नी है। ठीक है, क्या है, अध्यस्थि, अधिदंत, दंतास्थि भेद, दंतस्थि शूल, केस लोम शमश्रु के वर्ण का बदल जाना जैसे लक्षण अस्थि प्रतिशत धातु के दूषित होने से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था अस्थि धातु के बारे में कंप्लीट। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा, रस रक्त मांस मेद अस्थि। ठीक है, इसके बाद है हमारा मज्जा। मज्जा शुक्रम तू जायते, मतलब मज्जा शुक्र का निर्माण करता है ना आगे, तो लास्ट हमारी धातु हुई शुक्र। हाँ, इसके बाद है हमारा मज्जा की निरुक्ति। अस्थि के अंदर लीन एवं निगमन रहे इसे मज्जा कहते हैं। जो अस्थि के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो मज्जा कहाँ, मज्जा की निरुक्ति कहाँ होगी, अस्थिस बस्ती, मज्जति अस्थिस बस्ती, इस शब्द से क्या हुई, मज्जा की निरुक्ति हुई। ठीक है, व्युत्पत्ति क्या है, मज्जा आप्यम, मज्जा धातु जल महाभूत की अधिकता वाली होती है। कैसी, जल महाभूत की अधिकता वाली हुई, ये वृक्ष की तरह अस्थि का सार होती है। प्रकार क्या है इसके, हाँ प्रकार या भेद। ठीक है, पीतो रक्तश्च द्विधा, आचार्यों के अनुसार मज्जा अस्थि मध्य में स्थित स्नेह द्रव्य है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, पीत मज्जा और रक्त मज्जा। कितने टाइप का होता है, पीत मज्जा और रक्त मज्जा। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ना है हमको, बड़ी अस्थियों में विशेष रूप से पीत मज्जा होता है। इसके अतिरिक्त अस्थियों में तथा सभी अस्थियों के प्रांत भागों में लोहित मज्जा होता है, यानी कि रक्त मज्जा होता है। ठीक है, पीत मज्जा मतलब बड़ी अस्थियों में पाए जाने, मज्जा मतलब है बोन मैरो एक तरीके से। ठीक है, अब जो बड़ी अस्थियां जैसे फीमर है, ये ह्यूमरस है, तो इनके बीच में पाने जाने वाला कौन सा है, पीत मज्जा। रक्त मज्जा कैसा है, छोटी अस्थियों में पाया जाने वाला कौन सा है, रक्त मज्जा। या प्रांत भागों में कॉर्नर्स पे जो पाया जाता है वो। ठीक है, क्या है, अब है स्थान। ठीक है, तो स्थान में भी जो मैंने बताया बड़ी अस्थियों में मज्जा होता है। ठीक है, बड़ी अस्थियों के मध्य भाग का आश्रय लेकर मज्जा रहती है। गुण क्या है, जल महाभूत से उत्पन्न मज्जा धातु स्निग्ध होती है और मृदु होती है, स्निग्ध एंड मृदु। मज्जा अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग है। कर्म क्या है, कर्म भाई वही श्लोक हमारा जो चल रहा है। ठीक है, शुक्र पुष्टि कर्म हो गया, नेक्स्ट धातु की पुष्टि है ना, और पूर्णन इसका कर्म हो गया। प्रेरणम जीवनम लेपनम स्नेहो धारण पुण्य। अब अगला कर्म किसका हो जाएगा, गर्भोत्पादश, मतलब शुक्र का कर्म हो जाएगा। ठीक है,
अब है मज्जा वह स्रोतस। मज्जा वह स्रोतस कौन कौन से हैं? अस्थि और संधियां। कौन कौन से हैं? अस्थि और संधियां। ठीक है, स्रोतोदृष्टि कब होगी? जब कुचल जाने से, अभिजनता से, अभिघात से, प्रीतन से, विशुद्ध आहार विहार के सेवन से मज्जा व स्रोतस क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। स्रोतोदृष्टि के लक्षण, ठीक है, वेदना यानी कि दर्द होना, पर्वों में दर्द, भ्रम, मूर्छा, तम, अरुष्का, ये मज्जा प्रशोथज विकार है, मतलब मज्जा की कमी से होने वाले विकार। ठीक है, अब है चिकित्सा। महर्षि चरक ने धातु प्रशोथज विकारों का वर्णन कर सूत्र स्थान अध्याय में 28 में इसकी चिकित्सा बताते हुए कि मज्जा एवं शुक्र व स्रोतों से दूषित होने में मज्जा दोषज एवं शुक्र प्रतोषज विकारों, मधुर तिक्त अन्नपान एवं औषधियों का सेवन करवाएं। व्यायाम, मैथुन व्यायाम, उचित समय से मात्रावर संशोधन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, क्या करना है? व्यायाम करना है, उचित समय में मात्रावर संशोधन भी कराना है। अब मज्जा धातु की उत्पत्ति तो भाई अस्थि से ही हो रही होगी, वो तो उत्पत्ति तो हम सेम ही पढ़ते आ रहे हैं। अस्थनो मद्दा, मेदसो अस्थित तो मज्जा। ठीक है, धातु उत्पत्ति क्रमशः अस्थि धातु से मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। तो अस्थि धातु के सार भाग से स्थूल भाग बना, सूक्ष्म भाग बना, सूक्ष्म भाग से क्या बन गया? मज्जा सधर्मी अंश बन गया। अब मज्जा की अग्नि जब मिलेगी तो आगे बनेगा सूक्ष्म, और सूक्ष्म भाग से क्या बन जाएगा? आगे शुक्र बन जाएगा, तो शुक्र बन जाता है ऐसे। ठीक है, अब है मज्जासार पुरुष। मज्जासार पुरुष मृदु अंगों वाला, बलवान, स्निग्ध वर्ण एवं स्वर वाला, स्थूल दीर्घ एवं व्रत संधियों वाला, दीर्घायु, बलवान, शास्त्र ज्ञान संपन्न, धनी, विशेष ज्ञान युक्त, संतान युक्त एवं सम्मानित जीवन व्यतीत करने वाला होता है। तो जिसमें मज्जा ज्यादा होगा, बलवान होगा, शास्त्र ज्ञान वाला होगा, धनी होगा, विशेष ज्ञान युक्त होगा, संतान युक्त होगा। ठीक है, कफ का मज्जा का आश्रय भाव, तो मज्जा के और कफ का क्या है? आश्रय भाव रहता है। चरक संहिता के स्नेहाध्याय में प्राणियों से प्राप्त सेवन युक्त मज्जा से कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, तो कफ किससे बढ़ता है? मज्जा से बढ़ता है। ठीक है, तो जो बात पित्त कफ है, तो कफ का पोषण एक्चुअल में किससे होता है? मज्जा से। तो मज्जा और कफ का क्या है? आश्रय भाव है। इस प्रकार मज्जा और कफ समान कर्म करते हैं। एक की वृद्धि से दूसरे की वृद्धि, एक के क्षय से दूसरे का क्षय होता है, इसलिए इनका आश्रय संबंध होता है। मज्जा से ही रक्त कणों का निर्माण होता है, यह निर्माण पित्त की ऊष्मा में संभव होता है। अब है मज्जा क्षय। मज्जा क्षय होने पर क्या होगा? धातु क्षय के कारण बताते हुए महर्षि चरक कहते हैं कि अति व्यायाम, अनशन, चिंता आदि से 18 प्रकार के क्षय होते हैं। ठीक है, कितने? 18 प्रकार के क्षय होते हैं। मज्जा धातु के क्षय होने पर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी अस्थियां कट गिर रही हैं, अस्थियां दुर्बल एवं हल्की हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सदैव बात रोग से पीड़ित होता है। शीर्यंत इव चा अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी चा प्रथम बात रोगिणी छीणे मज्जानी देही नाम। श्लोक याद रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या होगा? शीर्ण होने लगेंगी, चा अस्थिनी दुर्बलानी, दुर्बल होने, लघु होने लगेंगी, बात रोगिणी होने लगेंगी, छीण मज्जानी देही नाम। ठीक है, सुश्रुतचार्य के अनुसार मज्जा धातु का क्षय होने पर अल्प शुक्रता, क्योंकि शुक्र का पोषण कौन कर रहा है? मज्जा। तो अगर मज्जा कम तो शुक्र भी कम। पर भेद, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में तोद, प्रिकिंग सेंसेशन, अस्थि शून्यता मतलब एम्प्टीनेस इन बोन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यही आपको याद रखना है। अब है मज्जा वृद्धि। मज्जा वृद्धि होगा तो क्या होगा? सर्वांग शरीर एवं नेत्रों में गुरुता उत्पन्न हो जाती है, शरीर और नेत्रों में गुरुता उत्पन्न हो जाती है, हैवीनेस फील होती है। बाघ अनुसार मज्जा वृद्धि होने पर न केवल शरीर एवं नेत्रों में भारीपन होता है, बल्कि सर्वांग शरीर और नेत्रों में लालिमा भी उत्पन्न हो जाती है। सर्वांग शरीर और आंखें भी लाल दिखने लगती हैं। ठीक है, अब है मज्जा प्रदोषज विकार। धातु प्रदोषज विकारों के कारण बताते हुए सेम आपको वही लाइन याद रखनी, काल विपर्य, प्रज्ञापरात और असात इंद्रियार्थ संयोग के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक तो होता है अहितकर आहार विहार के सेवन से, और दूसरा किससे होता है? काल विपर्य, प्रज्ञापराध और असात इंद्रियों के गलत सेवन से, प्रज्ञापराध झूठ बोलने से, गलत काम करने से, इन सबसे भी ये सारे हमको विकार हो सकते हैं। ठीक है, सब में यूज करनी ये लाइन। ठीक है, इसके बाद है, यहाँ देखो, इसके बाद है बागवट अनुसार मज्जा वृद्धि के लक्षण ही मज्जा प्रतोषज विकार कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी पिछले में पढ़ा था अस्थि में, वही अस्थि वृद्धि के लक्षण जो थे, अस्थि प्रतोषज विकार थे, वही अस्थि वृद्धि वाले लक्षण थे। ठीक है, तो सेम ही रहते हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मज्जा धातु की समाप्ति होती है। ठीक है, अब हमारी वन ऑफ द मोस्ट एंड लास्ट इंपोर्टेंट धातु बचती है शुक्र धातु। तो शुक्र कहाँ से बना है भाई? शुक्र का दूसरा नाम है वीर्य। तो वीर्य बना है वीर्यंते विक्रांतो, वीर्यंते विक्रांतो।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है शुच धातु में रुक प्रत्यय लगाने से शुक्र वर्ण बना है, शुच धातु में रक प्रत्यय लगाने से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध या प्योर। वीर्यंते विक्रांतों से वीर शब्द निष्पत्ति हुआ है। व्युत्पत्ति, शुक्र धातु जल महाभूत की अधिकता से उत्पन्न होती है, तो शुक्रम आप्यम, ठीक है। पर्याय क्या क्या है, तेज, रेतस, बीज, वीर भी कहा जाता है। यहाँ स्पष्ट करेंगे शुक्र जो कि रेतस या वीर नाम से कहा गया है वह सीमन है, और स्पर्म के लिए शुक्र का योग लिया जाता है, ठीक है। शुक्र धातु जो कि स्त्री एवं पुरुष दोनों में विद्यमान रहता है और प्रधान श्रेष्ठ सप्तम अष्टम धातु है या सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, सेक्सुअल हार्मोन। देखो शुक्र को अगर हम स्पर्म समझेंगे तो केवल मेल में होंगे, लेकिन ये तो फीमेल में भी होते हैं, तो इसको हम किससे समझ सकते हैं, सेक्सुअल हार्मोन से। स्थान क्या है, शुक्र धातु सर्व शरीर में विद्यमान रहती है, जैसा कि ऊपर बताई शुक्र धातु सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, ये ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं अर्थात सर्व शरीर व्याप्त रहते हैं। कैसे, जैसे इक्षु में रस, गन्ने में रस, दही में घृत और तिल में तेल विद्यमान रहता है, उसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय युक्त शरीर से अंगों में सर्वत्र अर्थात संपूर्ण शरीर के स्पर्श ज्ञान युक्त अंगों में शुक्र विद्यमान रहता है, मतलब संपूर्ण शरीर में रहता है। अब है शुक्र धातु, हाँ ये हमने इसके पढ़ लिया, बाल्यावस्था में शुक्र की उत्पत्ति। तो ये ऐसे बताया गया है कि जैसे जो कली होती है, फूल की जो कली होती है उसमें सुगंध होती है, परंतु जब फूल पूरा खिल जाता है तब सुगंध आनी शुरू होती है। कली में सुगंध आ नहीं रही होती, उपस्थित होती है, पर जब फूल कंप्लीट खिल जाता है तब सुगंध आनी शुरू होती है। तो ऐसे ही बाल्यावस्था में जिस प्रकार पुष्प की कली में सुगंध नहीं आती परंतु वह कली खिल जाती है तो सुगंध आने लगती है, उसी प्रकार बालकों में शुक्र उपस्थित होता है, परंतु जब युवावस्था प्राप्त होती है तो उनकी क्रियाएं प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। अब है शुक्रधरा कला, सप्तमी शुक्रधरा कला, मैंने सात बताई, कला खलवती सप्त भवंती, तो सातवीं कौन सी है हमारी, शुक्रधरा कला है। सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, सभी प्राणियों के सर्व शरीर में व्यापित होती है, जो शुक्र को धारण करती है तथा सभी प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त होती है। अब है शुक्र च्युति, शुक्र च्युति मतलब स्पर्म का इजैकुलेशन, सीमन का इजैकुलेशन कब होता है, हर्ष, तरस, शरत, पिछलत, गुरुत्व, अणुत्व, प्रणत्व, अपान वायु की तीव्र गति, मतलब क्या, एक्साइटमेंट, एक्सेसिव डिजायर फॉर द फीमेल, फ्लूइडिटी ऑफ सीमन। तो हर्ष, तरस, चरत, इन कंडीशन में शुक्र च्युति यानी कि शुक्र का इजैकुलेशन होता है, ठीक है। शुक्र धातु के गुण, सौम्यम शुक्रम, ठीक है, शुक्र को सौम्य कहा गया है, ठीक है। अब ये इसका मॉडर्न कोरिलेशन बताया गया है, ठीक है। अब शुद्ध ये मॉडर्न कोरिलेशन आपको, सेव ऑफ स्पर्म कितना होना चाहिए, मतलब ये है फर्टिलिटी के लिए मोर देन 50% क्या होनी चाहिए, इसका नॉर्मल शेप होनी चाहिए, ठीक है। मूवमेंट मोर देन 50% की अच्छी होनी चाहिए, ये सब मॉडर्न का है, ठीक। शुद्ध शुक्र के लक्षण, ठीक है, स्फटिकाभ्यम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिचा शुक्र मिच्छन्ति के चित्तु तैल छौद्र निभम, तथा स्फटिक जैसा होता है यानी क्रिस्टल होता है, द्रव होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है, मधुगंध होती है, ठीक है। शुक्र मिच्छन्ति के चित्तु तैल छौद्र निभम, तेल जैसा होता है, ठीक है। तो ये इसके स्फटिक के समान वाला द्रव रूप, स्निग्ध, मधुर, ये सब होता है, ठीक है। ये सारे सुश्रुत ने इसके लक्षण हमें बताए। दूषित शुक्र क्या है, अकाल में वर्षा होने पर, कृमि कीट अग्नि द्वारा विकृत हो जाने पर, खेत में बोने पर, अंकुरित होने पर, उसी प्रकार दूषित शुक्र गर्भाशय में पहुंचकर गर्भ को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। जैसे अगर कोई धान का बीज है तो अकाल में, वर्षा में, कृमि कीट अग्नि में अगर तुम करोगे तो उससे कोई पौधा तो बनेगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर शुद्ध में भी विकृति है, शुद्ध भी दूषित है, तो गर्भ का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। अब है कितने प्रकार की दुष्टि होती है, तो 8 प्रकार की दुष्टि पाई जाती है। फेनिल मतलब झागयुक्त हो जाएगा, तनु मतलब पतला हो, रूक्ष हो जाएगा, विवर्ण मतलब कलर डिस्कलरेशन हो, पुति दुर्गंध युक्त, पिच्छिल हो जाएगा, अन्य धातु उपसंप्रष्ट होगा, अवसादी होगा। इसमें से महर्षि चरक के दोष अनुसार दूषित शुक्र के लक्षण बताए हैं, ठीक है। बाद दूषित शुक्र होगा, पित्त दूषित होगा, कफ दूषित होगा, रक्त आश्रित शुक्र होगा। बाद शुक्र कैसा होगा, फेनिल होगा मतलब झाग युक्त होगा, तनु होगा, रूक्ष होगा, वेदना के साथ अति मात्रा में निकलेगा, पेन के साथ बहुत कम क्वांटिटी में इजैकुलेट होगा। पित्त दूषित क्या होगा, नील, पीत, उष्ण, पुतिगंधी, स्त्रावित होने पर समय लिंग में दाह उत्पन्न करने वाला होगा, शुक्र पित्त दूषित होगा। कफ दूषित क्या होगा, अवरुद्ध हो जाने पर शुक्र अत्यंत पिछल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमको याद रखना है। ग्रथित अवसादी अधारणीय वेगों के रोकने से प्रकोपित बाद शुक्र के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। तो अधारणीय वेग जो है उनको अगर रोकोगे तो वहां बात जो है वो अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे कि ग्रंथित अवसादी मतलब ग्रंथि जैसा बन जाएगा और शुक्र नहीं निकल पाएगा, इजैकुलेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। 8 प्रकार की ये बताए गए, मेनली 8 प्रकार की दुष्टि, तो 8 प्रकार की दुष्टि आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है हमारा
हाँ, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है शुक्र धातु के कर्म। तो शुक्र धातु के कर्म क्या है? मेनली गर्भ उत्पादन, ठीक है। शुक्रात गर्भ प्रसादजा, गर्भ का प्रसादन करना। और जो हमारा मेन स्वरूप चल रहा था वो तो चल ही रहा था, ठीक है। कौन सा वाला? धातु नाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, ठीक है। अच्छा, इसकी उपधातु के बारे में ये लाइन आपको याद रखनी। शादंगर ने ओज को शुक्र धातु की उपधातु माना है। अब इन्होंने बोला है कि शुक्र जो होता है वो अल्टीमेट मेन प्योरेस्ट फॉर्म है, तो उसका कोई मल तो बनता नहीं, उसकी उपधातु क्या हो सकती है? ओज हो सकती है अकॉर्डिंग टू शाडंगर, ठीक है। शाडंगर ने युवान पीड़िकाओं मतलब जो पिंपल्स होते हैं शुक्र का मल माना है, ठीक है। तो इन्होंने शुक्र का मल भी बता दिया, लेकिन सुश्रुत ने ऐसा नहीं माना है, ठीक है। इसके बाद हमारा है प्रमाण, ठीक है। कितना? आधा अंजलि प्रमाण होता है, बस इतना याद रखेंगे। शुक्र व स्रोतस क्या क्या है भाई? चरक के अनुसार कौन कौन से हैं? वृषण और सेफ, क्या है? टेस्टिस एंड पेनिस, वृषण और सेफ, ठीक है। और स्तन और सेफ किसके अनुसार? तो स्तन और वृषण किसके अनुसार है? सुश्रुत के मूल्य, ठीक है। दोनों स्तन और दोनों वृषण, ठीक है। तो ये हमको क्या याद रखने? दोनों के स्रोत। चरक के अनुसार क्या क्या है? वृषण, शेफ। सुश्रुत के अनुसार क्या क्या है? स्तन और वृषण, ठीक है। इसके बाद है हमारा शुक्र धातु की उत्पत्ति। मज्जा शुक्रम तू जायते, भाई ये वाला श्लोक याद रखना है। मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। कैसे? मज्जा धातु के सार भाग से दो भाग बने, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग से क्या बन गया? शुक्र सधर्मी अंश बन गया, और शुक्राग्नि से ये कंप्लीट शुक्र का प्योर फॉर्म बन जाता है, जिसे शुक्र धातु बोलते हैं। अब शुक्र सार पुरुष के लक्षण, ठीक है। जो शुक्र सार होगा उसके क्या क्या लक्षण होंगे? सौम्य प्रकृति एवं सुंदर दृष्टि वाले होते हैं। इनकी आंखें दूध के समान श्वेत होती हैं। व्यक्ति मन प्रसन्न वाले होते हैं। दांत स्निग्ध गोल दृढ़ अच्छी प्रकार जुड़े हुए होते हैं। दांतों के अग्रभाग बराबर होते हैं, मतलब अच्छे दिखने वाले होते हैं, अच्छी प्रकृति के होते हैं, सुंदर दिखने वाले होते हैं। ये शुक्रसार पुरुष के लक्षण है। अस्थि दंत एवं नक्त स्निग्ध श्वेत होते हैं। अत्यंत कामुक एवं अधिक संतान वाले होते हैं, ठीक है। ये रहा शुक्र की सार शुक्र के लक्षण। अब शुक्र 6 किसमें होगा? शुक्र 6 में क्या क्या? दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम श्रमम क्लैब्यम शुक्रा विसर्गश्च क्षीण शुक्र में लक्षणम। शरीर का दुर्बल होना, मुख शोष होना, शरीर का पांडुवर्ण होना, अंगों में अवसाद होना, श्रम होना, क्लैब्य होना, इम्पोटेंसी, मैथुन के समय शुक्र का श्राप न होना, ये शुक्र 6 के लक्षण है, ठीक है। अब है शुक्र वृद्धि। शुक्रम शुक्राश्मरी अति प्रादुर्भावम। शुक्र की वृद्धि होने पर शुक्रास्मरी, शुक्र का अति प्रादुर्भाव होना, ये दो लक्षण मिलते हैं, ठीक है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्रास्मरी, अर्थात बड़ा हुआ शुक्र मैथुन की अति कामना उत्पन्न करेगा। बेग धारण किया तो शुक्रास्मरी मतलब क्या हो जाएगा? स्पर्मोलित मतलब स्टोन बन जाएंगे, होने की संभावना होती रहती है, ठीक है। सामान्य चिकित्सा इसकी क्या बताई? धातु मलवृद्धों की संशोधन संशमन चिकित्सा होती है। इसकी प्रॉब्लम होने पर क्या संशोधन संशमन चिकित्सा करनी है। अब है शुक्र प्रथोषज विकार। तो क्या क्या है ये वाले आपको याद रखने बस। क्लीवता, अप्रहर्ष, शुक्रास्मरी, शुक्र मेह और शुक्र दोष, ठीक है। अब है चिकित्सा। मज्जा एवं शुक्र जनित व्याधियों की चिकित्सा में मधुर एवं तिक्त रसयुक्त अन्नपान, व्यायाम, उचित समय में मात्रा व संशोधन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या रही? शुक्र धातु रही। शुक्र धरा का शुक्र च्युति क्यों होती है, शुक्र का प्रमाण अर्धंजलि प्रमाण है, शुक्र सार पुरुष के लक्षण, शुक्र 6, शुक्र वृद्धि, शुक्र प्रतोषज विकार, शुक्र धातु महत्ता। तो यहाँ तक हमारी जो सातों धातुएं हुई वो समाप्त हुई। इस वीडियो में जो बुक यूज की गई है वो जसविंदर कौर बुक है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट इसी बुक का यूज करते हैं। तो ये हमने इस बुक से पढ़ाया। इस बुक का पीडीएफ आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। एक टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।